हेलो एथलीट, स्वागत है आप सभी का परफॉर्मेंस ब्लूप्रिंट के एपिसोड नंबर 2 पे। और इस वीडियो में हम लोग हमारे मार्च की ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो में ये भी देख पाओगे कि मैं क्या सोच के एथलीट्स का वर्कआउट बनाता हूँ और कैसे हम हेल्प करेंगे एथलीट्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। 1 मार्च 2025 को हमने सभी एथलीट्स का ट्रायल ले लिया था। जो उनका इवेंट था, हमने सभी एथलीट्स का ट्रायल ले लिया। अब इसके बाद अगला ट्रायल हम लेंगे 29 मार्च को। मतलब सेम पिछले महीने की तरह हम 3 हफ्ते वर्कआउट करेंगे, फिर लास्ट में हम एक डीलोड वीक रखेंगे जिसके एंड में हम सभी एथलीट्स का इवेंट का ट्रायल लेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि किन किन एथलीट्स ने ट्रायल दिया और उनकी परफॉर्मेंस कैसी आई थी। सबसे पहले हमारे पास ये 9 एथलीट्स हैं। इनके बारे में हमने एपिसोड नंबर 1 में बात करी थी। 4 एथलीट 100 मीटर के थे, 2 एथलीट थे लॉन्ग जंप के, 2 400 मीटर एथलीट्स थे और एक 200 मीटर के एथलीट थी। तो ये टोटल वो 9 एथलीट थे जिनने 1 फरवरी का ट्रायल दिया था और उसके बाद में 1 मार्च का भी ट्रायल दिया था। मतलब दोनों ट्रायल सिर्फ इन 9 एथलीट्स ने दिए थे। इन सब एथलीट्स की पिछले महीने की परफॉर्मेंस इतनी थी और इस महीने उनकी परफॉर्मेंस इतनी थी। ऑलमोस्ट सभी एथलीट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है, सिर्फ रोशन की परफॉर्मेंस खराब हुई थी और जो एथलीट 6 है उसका उतना ही टाइम आया था जितना पहले आया था। अब इसके साथ साथ कुछ और नए एथलीट्स भी थे जिन्होंने ट्रायल दिया था। जैसे 100 मीटर का देखेंगे तो आयुष का आया था 11.33, प्रांजल का आया था 11.91, अमित का आया था 12.26, प्रतीक का 13.13 और साजन का 13.84। इसके साथ में लॉन्ग जंप के लिए 3 नए एथलीट्स आए थे। शमशाद की जंप थी 660, करण की जंप आई थी 635 और शुभम की जंप आई थी 580। 400 मीटर में भी 3 एथलीट्स ने ट्रायल दिया था। चंदन का आया था 52.86, प्रांशु का आया था 1 मिनट 4 सेकंड और दिव्या का आया था 1 मिनट 6 सेकंड। इसके बाद 200 मीटर में आयुष का आया था 23.20, निशांत का आया था 24.88। निशांत का जो टाइम है वो हमने हैंड टाइम लिया था, हैंड उसका आया था 24.48, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट करने के लिए हमने 40 पल जोड़ दिए, तो ये हो गया 24.88। इसके बाद 800 मीटर में एक एथलीट था सुनील, उसका आया था 2 मिनट 18 सेकंड। तो ये टोटल 21 एथलीट्स ने अलग अलग इवेंट्स के ट्रायल दिए थे और 1 मार्च को हमने ट्रायल लिया था, यानी कि हमने कल ये ट्रायल लिया था। आज 2 मार्च है। अब आज संडे, तो आज मेरे को पूरे दिन भर बैठ के इन सब एथलीट्स का वर्कआउट प्लान बनाना है। लास्ट मंथ तो हमने ऐसे किया था कि सभी एथलीट्स का एक कॉमन वर्कआउट बनाया था मॉर्निंग के सेशन में और शाम के सेशन में कुछ कुछ अलग अलग ग्रुप्स बना दिए थे। वो इसलिए क्योंकि पिछले महीने हमारे पास जिम की फैसिलिटी नहीं थी और एकदम नई जगह पे आए तो ज्यादा इक्विपमेंट भी नहीं थे, तो अलग अलग स्पेसिफिक वर्कआउट बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन इस महीने चीजें थोड़ी अच्छी हो चुकी हैं, तो हम सबका अलग अलग वर्कआउट बनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं रहेगा कि हमने एक वर्कआउट बना दी तो अब सब एथलीट वही वर्कआउट करेंगे। सब एथलीट का उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से एक अलग वर्कआउट बनाएंगे। अब जो वर्कआउट बनाने का प्रोसेस है मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो वर्कआउट बनाने के लिए तो हम सबसे पहले सिर्फ उन्हीं एथलीट्स का वर्कआउट बनाएंगे जो अपने पास यहाँ पे हैं। मतलब जो एथलीट घर पे गए हैं उनका हम बाद में बनाएंगे, या फिर ऑलरेडी जो वर्कआउट बने हुए रहेंगे वो हम उन्हें दे देंगे। तो वर्कआउट बनाने में हम प्रायोरिटी उन एथलीट्स को देंगे जो अभी इस टाइम पे अकेडमी में हैं। अब जब इतने सारे एथलीट्स का वर्कआउट बनाना रहता है तो सबसे पहला कंफ्यूजन यही रहता है कि शुरू कहाँ से करूँ, किसका पहले बनाऊँ। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने एक मतलब सिस्टम बनाया है। सभी एथलीट हर महीने फी पे करते हैं यहाँ पे, तो मतलब मेरे पास वो पूरा अकाउंटिंग में डेटा है कि किस एथलीट ने कितनी कितनी फी पे करी है। जैसे मान लो एक लिस्ट आ गई, एथलीट 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे एथलीट 1 ने सबसे ज्यादा फी पे करी है, एथलीट 2 ने सेकंड नंबर पे फी पे करी है, एथलीट 3 थर्ड नंबर पे। अब इनमें से मान लो कि इन 5 एथलीट्स की फीस आ गई, तो अब इनको अलग सॉर्ट कर लिया। अब जो ये लिस्ट है इसके अकॉर्डिंग मैं एथलीट्स को बुलाता हूँ और इसी ऑर्डर में एथलीट्स का वर्कआउट बनाएंगे। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मतलब जो एथलीट्स यहाँ पे ज्यादा टाइम से आ चुके हैं, जिन्होंने काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने स्पोर्ट में, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उन एथलीट्स पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दूं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो एथलीट फी टाइम पे करेंगे या ज्यादा फी पे करेंगे सिर्फ उन पे ध्यान देना है, लेकिन जो वर्कआउट बनाने का ऑर्डर है वो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए ये चीज करिए। तो अभी इन सब एथलीट का हम सेम वही चीज करेंगे। तो हमारे पास एक ये लिस्ट आ गई है, मतलब और भी एथलीट है लेकिन हम सिर्फ ये 10 एथलीट का देखेंगे आज कि मतलब इनका वर्कआउट कैसे हम बनाएंगे। तो सबसे ऊपर है एथलीट 3, फिर क्रिश, रोशन, एथलीट 9, एथलीट 1, एथलीट 8, आयुष, मनदीप, करण, चंदन। तो इस ऑर्डर में हम सभी एथलीट्स का वर्कआउट बनाएंगे। तो अभी हम सबसे पहले एथलीट 3 का वर्कआउट बनाएंगे। 1 फरवरी को इस एथलीट का टाइम आया था 12.54 और इस महीने आया था 12.47। अब अगले महीने का हमारा टारगेट है कि इससे और इसका टाइम कम आ जाए। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि हमने कौन से टेस्ट करे थे। अब उसी जो टेस्ट को हमने किया था उसमें से हम समझेंगे कि कैसे उसको यूज कर सकते हैं। जैसे काउंटर मूवमेंट वाला टेस्ट था, हमने ब्रॉड जंप करी थी, राइट लेग से ब्रॉड जंप करी थी, लेफ्ट से ब्रॉड जंप करी थी, फिर रिवर्स ब्रॉड जंप करी थी, फिर उन सब का एवरेज यहाँ पे सिंगल में आ गया था। ट्रिपल ब्रॉड जंप करी थी, स्टैंडिंग ट्रिपल ब्रॉड जंप, राइट से हॉप हॉप जंप, लेफ्ट से हॉप हॉप जंप, और उन सब का एवरेज इस टेबल में आ गया था। अब ये सिंगल को मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर लिया, मतलब जिन एथलीट्स की सिंगल जंप्स ज्यादा थी उनका नाम ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एथलीट 3 यहाँ पे चौथे नंबर पे आ गया, और वहीं पे जो ये ट्रिपल है इसको भी अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखेंगे
तो यहाँ पे भी जो ये एथलीट 3 है ये 5वें नंबर पे, मतलब टोटल 27 एथलीट्स ने ये वाला टेस्ट दिया था। इसमें से जो एथलीट 3 है ये तीसरे, चौथे, 5वें इस नंबर पे आ रहा है, मतलब काफी अच्छी रेंज है टॉप के, मतलब 4-5 एथलीट्स में। जो ये काउंटर मूवमेंट वाला टेस्ट था, इससे हमें ये चीज पता चल जाती है कि कौन सा एथलीट कितना ज्यादा फोर्स लगा सकता है। अगर कोई एथलीट ज्यादा फोर्स लगा पा रहा है तो ही वो ज्यादा अच्छे से इन जंप्स को कर पाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एथलीट 3 है उसका फोर्स डेवलपमेंट सही है, उसको बढ़ाने की अपने को जरूरत नहीं है। इसके बाद में हमने हॉप बाउंड का भी टेस्ट किया था। हमने राइट पैर से 10 हॉप किए थे, लेफ्ट पैर से 10 हॉप, 10 बाउंडिंग करी थी और 10 कंटिन्यूस ब्रॉड जंप किए थे। उन सब जंप्स का भी हमने एवरेज इस टेबल में निकाल लिया है। अब यहाँ पे भी अगर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखेंगे तो जो एथलीट 3 है वो यहाँ पे 5वें नंबर पे आ चुका है। इसका मतलब ये है कि जो ये एथलीट है काफी अच्छे से जंप कर पा रहा है, और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब हम ग्राउंड में ज़्यादा अच्छे से फोर्स लगा पाएंगे, ग्राउंड को अच्छे से पुश कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल जाती है कि इस एथलीट के अंदर मतलब स्ट्रेंथ तो है, ये ग्राउंड को पुश तो कर लेता है। लेकिन जो ये स्पीड हॉप वाला टेस्ट है इसमें हमें एक अलग चीज़ पता चल रही है। जो हॉप वाला टेस्ट था उसमें एथलीट को मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए हॉप करना था, लेकिन स्पीड हॉप में उनको 20 मीटर तक हॉप करना था। वो उनके ऊपर है 20 मीटर में वो कितने स्टेप्स ले। वो चाहे तो ज़्यादा स्टेप्स ले सकते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं, या फिर बड़े बड़े स्टेप्स भी ले सकते हैं। लेकिन उस टेस्ट में हमारा गोल था कि हमारा जो टाइम आ रहा है वो टाइम कम से कम आए। इसमें सभी एथलीट्स को राइट पैर से 20 मीटर पार करने में कितना टाइम लगा वो इस टेबल में है, लेफ्ट पैर से कितना टाइम लगा वो इस टेबल में है, और इस टेबल में हम उनका एवरेज निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो एवरेज आया है उसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वाला टेस्ट था उसमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर करेंगे उतना अच्छा है, लेकिन स्पीड हॉप में जितना कम टाइम हम लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ये एथलीट 3 है ये 9th नंबर पे आ रहा है। मतलब जो ये एथलीट है ये जंप करके तो डिस्टेंस कवर कर लेगा, लेकिन जब जल्दी जल्दी जंप करना होगा तब ये उस चीज़ को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये जो 3 टेस्ट है इससे हमें ये चीज़ पता चल गई कि इस एथलीट में फोर्स लगाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है कि ये एथलीट जल्दी जल्दी फोर्स नहीं लगा पाता है। अब इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए इस एथलीट की हमने 100 मीटर के ट्रायल वाले दिन जो वीडियो रिकॉर्ड करी थी उस वीडियो को देखा। तो ये जो एथलीट है इसने 100 मीटर को 48 स्टेप्स में कंप्लीट करा है। अब मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। तो जैसे जो ये टेबल है इससे हमें ये पता चल जाता है कि एथलीट की स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी खराब है या स्ट्राइड लेंथ खराब है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हो। यहाँ पे जो एथलीट का टाइम है वो 12:25 और 12:50 के बीच में आया है, और साथ में इस एथलीट ने 51 से कम स्टेप में 100 मीटर को कंप्लीट किया है। तो फिर इसके हिसाब से इसकी जो स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी है वो काफी ज्यादा खराब है। तो हमें इसकी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए। तो इस महीने हमारा एथलीट 3 के लिए फोकस रहेगा कि हम उसकी स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा पाएं। अब अगर हमें स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हमें 3 चीजों पे सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। पहला है हमारी टेक्निक, दूसरा है हमारे मसल्स की स्ट्रेंथ, और तीसरा है ग्राउंड कॉन्टेक्ट टाइम। लेकिन अब इनमें से एक एक चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इस एथलीट के लिए इस महीने हम टेक्निक और स्ट्रेंथनिंग इन दोनों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। अभी एथलीट की टेक्निक में जो चीज़ खराब हो रही है वो है कि इसका ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के आगे हो रहा है, और उसे सही करने के लिए हम कुछ ड्रिल्स करेंगे जिसमें हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम हमारे ग्राउंड कॉन्टेक्ट को हिप के नीचे रख पाएँ और वो भी थोड़ा फास्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे हम टाइम टेबल में एथलीट का नाम लिख देते हैं, एथलीट 3। अब ये जो एथलीट है इसको हम सुबह 6 सेशंस कराएंगे और शाम को 3 सेशन कराएंगे, एक एक दिन छोड़ के। ड्रिल्स के लिए मैंने सोचा है कि इस एथलीट को 3 सेशन हम प्रॉपर ड्रिल्स के लिए कराएंगे। जैसे मंडे के दिन हम ए स्किप्स की ड्रिल्स करेंगे, वेडनेसडे के दिन हम सिंगल लेग हाई नीज करेंगे, इसके बाद में फ्राइडे के दिन हम स्विचिंग ड्रिल्स करेंगे। अब इसको हम येलो कलर से मार्क कर देते हैं। इसका मतलब है कि ये एक टेक्निकल सेशन है और इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा हमारी टेक्निक को इम्प्रूव करना। ये चीज़ हम सभी एथलीट्स के साथ करेंगे। मतलब किसी भी एथलीट का अगर आप वर्कआउट येलो कलर में मार्क देख सकते हो तो इसका मतलब है कि उस सेशन में उस एथलीट की हम टेक्निक को इम्प्रूव करेंगे। अब जो ये 3 सेशन है ये हमने मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे ये 3 दिन ही क्यों रखा है वो देखते हैं। वो इसलिए क्योंकि टेक्निकल सेशन हमें तब करना चाहिए जब हमारी बॉडी फ्रेश रहती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी ज़्यादा फ्रेश है तो हम ज़्यादा रेपिटेशंस कर पाएंगे उस चीज़ के, और जितनी ज़्यादा हम रेपिटेशंस करेंगे किसी भी एक ड्रिल की या किसी एक्सरसाइज की उतना ही ज़्यादा जल्दी हमारी टेक्निक इंप्रूव होगी। अब मंडे को सुबह इसलिए रखा है क्योंकि संडे को तो पूरा दिन रेस्ट हो जाएगा और सैटरडे का भी आधा दिन का रेस्ट हो जाएगा। तो इस एथलीट को टोटल 48 आवर्स मिल जाएंगे इस सेशन से पहले। तो 48 आवर्स में अच्छी खासी रिकवरी हो जाएगी। वेडनेसडे के दिन सुबह इसलिए रखा है क्योंकि ट्यूसडे के बाद सीधे वेडनेसडे को सुबह वर्कआउट है, ट्यूसडे शाम को रेस्ट है तो अच्छी रिकवरी हो जाएगी। सेम यहीं पे थर्सडे के दिन शाम को भी रेस्ट है जिसकी वजह से फ्राइडे को सुबह बॉडी थोड़ी रिकवर्ड रहेगी। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद और कौन सा सेशन ऐड कर सकते हैं, उसके लिए हमने इसका एक्सेलरेशन वाला टेस्ट देखा। इसमें हमने सभी एथलीट का 30 मीटर का टाइम लिया था। मतलब हमने सिर्फ एक ही रेपिटेशन लगाई थी 60 मीटर की, लेकिन उस 60 मीटर में ही हमने वीडियो रिकॉर्ड करके 30, 40, 50, 60 सबका अलग अलग टाइम निकाल लिया था। तो यहाँ पे एथलीट का हमारे पास 30 मीटर का टाइम है, 40 मीटर का टाइम है, 50 मीटर और 60 मीटर सबका अलग अलग टाइम आ गया।
अब यहाँ पे अगर हम उस एथलीट का नाम सिलेक्ट करेंगे तो हमें ये चीज़ पता चल जाएगी कि वो एथलीट स्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस ग्राफ में हमें उस एथलीट का 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 ये 10-10 मीटर कैसे गए थे वो पता चल रहा है। लेफ्ट साइड में जो ये नंबर्स हैं ये उस एथलीट के 10 मीटर के टाइम को बता रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 30 से 40 मीटर में इस एथलीट ने 1:10 से कम में कर लिया था, लेकिन 40 से 50 1:10 से ज़्यादा टाइम लग रहा था और 50 से 60 और ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो ये एथलीट है ये 30 मीटर के बाद ही स्लो होने लग रहा है। अब अगर ये एथलीट ज़्यादा स्लो हो रहा है तो फिर इसके लिए हमें लॉन्ग एक्सेलरेशन वाले सेशंस ऐड करने पड़ेंगे, तो वो हम ट्यूसडे के दिन कर लेंगे। लॉन्ग एक्सेलरेशन में हम रेपिटेशंस लगाएंगे जो थोड़ी लंबे ड्यूरेशन के लिए रहेंगी, बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेगा, 60, 70, 80 इस टाइप की रेपिटेशंस रहेंगी। ठीक है, तो अब हमने ये कुछ सेशंस ऐड कर लिए। अब इसके बाद हम देखते हैं वेट ट्रेनिंग को। अब थोड़ी देर मैंने पहले आपको बताया था कि इस एथलीट का फोर्स डेवलपमेंट अच्छा है, तभी ये जंप्स को अच्छे से कर पा रहा है और वेट ट्रेनिंग में भी ये अच्छा खासा वेट उठा लेता है। तो इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी अच्छी है, तो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ पे ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसलिए हम इसका वेट ट्रेनिंग का सेशन हफ्ते में सिर्फ एक दिन रखेंगे। अब यहाँ पे जो ये लॉन्ग एक्सेलरेशन है इसको ग्रीन कलर से मार्क किया है, इसका मतलब है कि वो एक रेपिटेशन वाला वर्कआउट रहेगा। अब इसको वेट ट्रेनिंग कराना है तो वेट ट्रेनिंग हम मंडे के दिन ऐड कर लेते हैं शाम को। और जो ये वेट ट्रेनिंग वाला सेशन है इसका मतलब मेन फोकस ये है कि हम हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर पाएँ, बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है इस वर्कआउट में। बस एथलीट का गोल रहेगा कि वो अपनी स्ट्रेंथ को बराबर मेंटेन कर पाए। अब टेक्निक को इम्प्रूव करने के लिए हम ये जो ड्रिल्स करेंगे इनमें एक प्रॉब्लम रहती है कि ड्रिल करते टाइम तो हमारी टेक्निक सही रहेगी, लेकिन उसके बाद में जब हम एक्चुअली स्प्रिंट करना स्टार्ट करेंगे तब वो टेक्निक गलत हो जाती है। तो उसको सही करने के लिए हम एक विकेट वाला सेशन ऐड कर सकते हैं, जिसमें हम जैसे जैसे हमारी टेक्निक अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे कोन्स का या फिर जो मिनी हडल है उनका। तो थर्सडे के दिन हम करेंगे विकेट रनिंग। अब इसको भी हम येलो कलर से मार्क कर देते हैं क्योंकि इस सेशन में हमारा गोल रहेगा टेक्निक को इम्प्रूव करना। अब हमारे पास 3 सेशन बचे हैं। इसमें मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्राइड फ्रीक्वेंसी इंप्रूव करने के लिए हमें कुछ स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेज भी करनी पड़ेंगी। तो उसके लिए हम हिप फ्लेक्सर और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करेंगे क्योंकि ये 2 मसल्स हमें पैरों को आगे लाने में और पीछे लेके जाने में मदद करती हैं, और अगर ये स्ट्रॉन्ग रहेंगी तो हम जल्दी जल्दी स्टेप्स ले पाएंगे। तो यहाँ पे फ्राइडे के दिन शाम को हम हिप फ्लेक्सर्स वाला वर्कआउट ऐड कर लेते हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज हम लोग जिम में जाके करेंगे और उसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेस ट्रैक पे आके करनी है। अब इसके बाद जो डीलोड टेस्ट था उसमें हमने एंड्योरेंस का भी टेस्ट किया था। तो उस एंड्योरेंस टेस्ट में इस एथलीट का जो रेशियो है वो आया था 16.94। इसका मतलब है कि इस एथलीट का एंड्योरेंस भी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मतलब इस लिस्ट में एथलीट का नाम जितना ज़्यादा नीचे है इसका मतलब है कि उस एथलीट का एंड्योरेंस उतना ज़्यादा खराब है। और यहाँ पे उनका 200 मीटर का टाइम है और ये उनका रेशियो है। अब आप में से काफ़ी सारे एथलीट्स को ये लग सकता है कि जैसे जो दिव्या है उसका 200 मीटर का टाइम 27.91 आया, लेकिन जो एथलीट 3 है उसका टाइम तो 25 आया है। यहाँ पे एथलीट 3 का टाइम 200 मीटर का कम आया, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि उसकी एंड्योरेंस ज़्यादा अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो ये टेस्ट है इसमें हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि जो एथलीट है उसकी करंट जो टॉप स्पीड है उसके हिसाब से वो उस चीज़ को कितना ज़्यादा मेंटेन कर पा रहा है। भले जो दिव्या है उसका टाइम एथलीट 3 से ज़्यादा खराब आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दिव्या की एंड्योरेंस खराब है। इस चीज़ में हम ये चीज़ चेक कर रहे हैं कि जो एथलीट है वो खुद की टॉप स्पीड को कितनी ज़्यादा देर तक मेंटेन कर पा रहा है, कितने अच्छे से। अगर एथलीट का टाइम अच्छा आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसकी एंड्योरेंस भी अच्छी है। तो अब इसकी एंड्योरेंस खराब है तो उसके लिए हम सैटरडे को सर्किट ट्रेनिंग वाला वर्कआउट ऐड करते हैं। जो ये सर्किट ट्रेनिंग वाला वर्कआउट है ये यूजुअली हर महीने हम ऐड करते हैं। ये जो बिगिनर एथलीट्स है उनको ज़्यादा हेल्प करता है और साथ में मस्कुलर एंड्योरेंस इंप्रूव करने में भी बहुत हेल्पफुल रहता है। अब वेडनेसडे को एक सेशन बच चुका है, इसको भी हम थोड़ा उसकी एंड्योरेंस और टेक्निक दोनों को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम करेंगे इंटेंसिव टेम्पो। इसको हम ग्रीन कलर से मार्क कर देते हैं क्योंकि एक रेपिटेशन वाला वर्कआउट रहेगा। इसमें जैसे कि हम 200 मीटर की रेपिटेशंस लगाएंगे। 200 मीटर की हमें 4 रेपिटेशन लगानी है वॉक बैक रिकवरी पे। मतलब 200 मीटर लगाई, वॉक करके जाएंगे, फिर 200 मीटर लगाएंगे, फिर वॉक करके जाएंगे। लेकिन जो ये वाला सेशन रहेगा इसमें हमारा मेन फोकस टाइमिंग पे बिल्कुल नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि हमें कम से कम टाइम लाना है, बल्कि इस सेशन में हमारा गोल रहेगा कि हम अच्छे पोस्चर को मेंटेन करके दौड़ पाएं। हमें अच्छे से नी को ऊपर लिफ्ट करना है, हिप के नीचे लेके आना है, ज़्यादा ओवर स्ट्राइड नहीं करना है। पोस्चर पे ध्यान देके हमें ये रेपिटेशंस लगानी है। तो यहाँ पे हमारा एथलीट 3 का वर्कआउट पूरा बन चुका है। अब ये जो अलग अलग सेशंस है इनमें कुछ कुछ एक्सरसाइजेस ऐड होंगी, वो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगा। अब एथलीट 3 का वर्कआउट बन चुका है, इसके बाद हमें बनाना है क्रिश का वर्कआउट। अब क्रिश की जंप पे मेन जो दिक्कत थी वो थी उसके रनअप की, और इस महीने हमारा फोकस रहेगा उसी चीज़ को सुधारने का। बाकी जो क्रिश है उसके अंदर मतलब अभी ऐसे कोई फिलहाल कोई ज़्यादा कमियां नहीं दिख रही हैं कि उसकी स्ट्रेंथ खराब है या स्पीड खराब है
या फिर उसके अंदर एक्सप्लोजिवनेस नहीं है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सही हैं और उनको बढ़ाने से हमें अभी मेरे को नहीं लग रहा कि एकदम से कोई रिजल्ट्स हमें दिखने लगेंगे। तो इसलिए हम उन चीज़ों को भी एक बार के लिए होल्ड कर रहे हैं और इस महीने हमारा मेन फोकस रहेगा कि वो कैसे ना कैसे करके अपनी जो जंप है वो ले आए, मतलब उसकी स्ट्रेंथ स्पीड इसके हिसाब से जितनी जंप आनी चाहिए उतनी जंप आ जाए। तो उसके लिए हम वर्कआउट की वॉल्यूम को बहुत ज़्यादा नहीं रखेंगे, दिन का सिर्फ एक ही सेशन करेंगे, ताकि हो सकता है कि इस एथलीट की बॉडी में थोड़ा बहुत लोड होगा जिसकी वजह से ये अपने रनअप को मैनेज नहीं कर पा रहा है या फिर अच्छे से जंप नहीं कर पा रहा है। तो हो सकता है कि वो चीज़ भी इस महीने कम हो जाएगी, तो इसलिए इसके दिन के सिर्फ एक ही सेशंस ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पे क्रिश का वर्कआउट बन चुका है। क्रिश मंडे को शाम को जंप्स करेगा, सुबह उसका रेस्ट रहेगा। जो ये जंप्स रहेगी इसमें हम शॉर्ट से लॉन्ग रनअप तक जाएंगे। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि उसका 5 स्टेप से टारगेट पूरा हो गया था, तो अब इस महीने हम 7 स्टेप से जंप करना स्टार्ट करेंगे। जब तक उसका 7 स्टेप से टारगेट पूरा नहीं होता हम 9 स्टेप पे नहीं जाएंगे। तो ऐसे जैसे जैसे ये एथलीट अपने टारगेट्स अचीव करते जाएगा हम रनअप को धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। फिर ट्यूसडे के दिन रहेगा हमारा बिल्डअप्स वाला वर्कआउट। ये रेपिटेशन वाला वर्कआउट है, इसमें हम 50-60 मीटर ऐसे रेपिटेशंस लगाएंगे, लेकिन शुरू से हम मैक्स एफर्ट पे स्प्रिंट नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे हमारी स्पीड को बढ़ाते हुए जाएंगे। मतलब जैसे अगर हम नॉर्मल स्प्रिंट वाली रेपिटेशन लगाते हैं उसमें हम शुरू से मैक्स एफर्ट लगा के स्प्रिंट करते हैं, जल्दी से स्पीड बढ़ा लेते हैं, फिर वो एक स्पीड मेंटेन रहती है। लेकिन जो बिल्डअप वाला वर्कआउट रहेगा उसमें हमारा गोल रहेगा कि हमें टॉप स्पीड पर तो जाना है, लेकिन वो स्पीड पे एकदम धीरे धीरे स्लोली कंट्रोल्ड वे में जाना है। ये इसलिए क्योंकि इस एथलीट का जो रनअप है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को टेंस लगता है, तो उस चीज़ को रिलैक्स करने के लिए थोड़ा ये सही रहेगा। वेडनेसडे के दिन शाम को रहेगा विकेट्स जंप। इसमें हम रनअप पे विकेट्स लगा देंगे, छोटे छोटे कोन लगा लेंगे, उनके बीच में से एथलीट को स्प्रिंट करते हुए आना है और फिर लास्ट में पेनल्टीमेट स्टेप को अच्छे से यूज़ करके मैक्सिमम हाइट के लिए फ्लाइट करना है। अब इसमें हम कोन्स लगा के इसलिए कर रहे हैं ताकि एथलीट को अपने स्टेप्स के बारे में ज़्यादा सोचना ना पड़े, मतलब राइट पैर या लेफ्ट पैर बोर्ड पे आएगा कि नहीं आएगा, ये चीज़ दिमाग से हट जाए, इसके लिए हम ये विकेट्स लगा लेंगे। शुरू में हम कुछ नॉर्मल स्पीड में करेंगे, फिर जैसे जैसे एथलीट कंफर्टेबल होते जाएगा हम स्पीड को बढ़ाते जाएंगे और मैक्स एफर्ट पे हमें फ्लाइट करना है। और अगर फ्लाइट्स का डिस्टेंस अच्छा आएगा तो फिर हम जंप्स भी कर सकते हैं। थर्सडे के दिन हमारा वर्कआउट रहेगा शॉर्ट एक्सेलरेशन। ये सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाए। फिर फ्राइडे के दिन हम हॉप बाउंड वाला सेशन करेंगे, हॉरिजॉन्टल जंप्स करेंगे, और ये भी इसलिए ताकि वो अपनी एक्सप्लोजिवनेस को मेंटेन कर पाए। और सैटरडे के दिन वेट ट्रेनिंग रहेगा ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन कर पाए। अब जैसे जो ट्रैक सेशन है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वेट ट्रेनिंग के सेशन में कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि सभी एथलीट्स का वर्कआउट एक साथ ना बन जाए, नहीं तो फिर ऐसे दिक्कत हो जाएगी। मतलब स्क्वाट रैक, जैसे अभी जो जिम में जा रहे हैं वहाँ पे सिर्फ एक स्क्वाट रैक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टाइम पे 6-7 एथलीट का वर्कआउट हो गया तो सब लाइन में लगे हुए स्क्वाट करने के लिए। तो जो जिम वाला वर्कआउट है वो मेरे को ऐसे डिजाइन करना पड़ता है कि ज़्यादा क्लैशेस ना हो, रॉड के लिए या डंबल के लिए किसी चीज़ के लिए लड़ाई ना हो आपस में, और स्मूथली जितना हो सके उतना जल्दी एथलीट्स वो वर्कआउट को खत्म करके आ पाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे साइड में मैंने एक टेबल बनाया है, जैसे एथलीट 3 है, इसका जब हमने वर्कआउट बनाया तो हमें ये पता है कि ये वेट ट्रेनिंग कब करेगा, क्योंकि उस सेशन को हमने रेड कलर से मार्क कर रखा है। तो जैसे मंडे को वेट ट्रेनिंग करेगा तो यहाँ पे मंडे में हम लिख देंगे 1, ठीक। फिर जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी नंबर डालते रहेंगे नीचे जो ये ग्राफ है ये चेंज होते रहेगा। फिर उसके बाद में ये फ्राइडे को जिम करेगा तो फ्राइडे को भी हम डाल देंगे 1। तो ये जो ग्राफ है इसमें हम देख सकते हैं कि मंडे को एक एथलीट जिम में रहेगा, फ्राइडे को एक एथलीट जिम में रहेगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे ये 4 दिन जिम खाली रहेगा, ठीक है। तो अब जो एथलीट अब आएंगे उनका वर्कआउट अपने को ऐसे करना है कि जो खाली दिन है उनमें चले जाए। अब जैसे कि क्रिश का वर्कआउट हमने बनाया तो क्रिश के वर्कआउट में हमने सैटरडे के दिन वेट ट्रेनिंग ऐड कर दी है। तो यहाँ पे सैटरडे को 1 हो गया तो फिर ये ऊपर आ गया। तो अब सैटरडे के दिन भी जिम में एक लड़का रहेगा। अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये दिन जिम खाली रहेगा। तो इस तरीके से मैं वर्कआउट डिजाइन करते करते ये चेक करते रहता हूँ कि जिम में ज़्यादा भीड़ ना हो जाए किसी एक दिन में। अब जो क्रिश है इसके लिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये 3 दिन वाले सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हमारे रनअप के लिए सही रहेंगे। और थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये अगले 3 दिन वाले जो सेशंस है ये हमारी स्ट्रेंथ, एक्सप्लोजिवनेस, स्पीड इन सबको मेंटेन करने के लिए है। अब क्रिश का वर्कआउट बनाने के बाद हम बनाएंगे रोशन का वर्कआउट। अब रोशन के बाद हमें बनाना तो आयुष का भी है। तो ये दोनों एथलीट साथ में आ गए थे वर्कआउट बनाने के लिए, क्योंकि दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस काफ़ी हद तक सिमिलर है, स्पीड भी सेम है और दोनों की आपस में बनती भी अच्छी है, तो इनका वर्कआउट हम साथ में ही बना देंगे। सैटरडे को एक दिन ये लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि इनको सिर्फ स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है। लोग दिन का सिर्फ एक ही सेशन रखेंगे क्योंकि इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम से बहुत ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग हो रही है, जिसकी वजह से इनकी बॉडी थोड़ी दबी दबी चल रही है। तो वर्कलोड को हम थोड़ा सा कम कर देंगे और मेन फोकस रहेगा कि जो क्वालिटी सेशन है सिर्फ वो कम से कम हो, मतलब ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करेंगे, थोड़ी करेंगे लेकिन उसको अच्छे से करेंगे। तो मंडे को इनका वर्कआउट रहेगा रिएक्शन स्प्रिंट्स। इसमें हम कुछ रिएक्टिव ड्रिल्स करेंगे हमारे रिएक्शन को और एक्सेलरेशन के 2-3 स्टेप्स को अच्छा करने के लिए। वेडनेसडे के दिन ये लोग स्लाइड या फिर बैंड के साथ कुछ एक्सेलरेशन ड्रिल्स करेंगे और फ्राइडे को इनका ब्लॉक का सेशन रहेगा जो कि टेक्निक इंप्रूव
इंप्रूव करने के लिए रहेगा। सैटरडे को एक दिन ये लोग वेट ट्रेनिंग करेंगे क्योंकि इनको सिर्फ स्ट्रेंथ को मेंटेन करना है, क्योंकि इनके पास जो अभी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से ये और अच्छा टाइम लगा सकते हैं। तो इस महीने हम कोशिश करेंगे कि बिना स्ट्रेंथ को बढ़ाए सिर्फ टाइम अच्छा लाने पे फोकस करें। एक बार टाइम हमारा जितना आना चाहिए उतना आ जाता है, उसके बाद हम फिर से स्ट्रेंथ को बिल्ड करना स्टार्ट कर देंगे। अब बेसिक वर्कआउट तो दोनों का बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जो आयुष है वो 200 मीटर करता है और रोशन है वो 100 मीटर करता है। तो दोनों की जो मेन रेपिटेशंस है वो हमें थोड़ी सी अलग रखनी पड़ेंगी। जो ऊपर वाला वर्कआउट है ये हम आयुष का कर देते हैं और नीचे वाला कर देंगे हम रोशन का। मैं चाह रहा था कि ट्यूसडे और थर्सडे सुबह के टाइम पे ये एक मतलब मेन रेपिटेशन वाला वर्कआउट करें, जिसमें हमारा सिर्फ ये फोकस रहेगा कि हम कैसे ना कैसे करके अपना टाइम बीट कर पाए, मतलब जो टारगेट है उसके अंदर हमारा टाइम आ जाए। यहाँ पे हम आयुष के लिए ट्यूसडे और थर्सडे दोनों दिन स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट ऐड कर रहे हैं। अब आयुष को हम 2 दिन स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट कराएंगे, वो इसलिए क्योंकि जो आयुष है उसका 200 मीटर का टाइम आया था 23.20, लेकिन उसकी जितनी स्ट्रेंथ है, पावर है, स्पीड है, उसके हिसाब से उसका टाइम 22.50 के आसपास आना चाहिए, और मतलब उससे नीचे भी आ सकता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसकी एंड्योरेंस खराब है। यहाँ पे जो ये एंड्योरेंस वाला टेबल है ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आयुष का टाइम 23.20 आया है, लेकिन फिर भी इसकी एंड्योरेंस कितनी ज़्यादा खराब है। और बाकी मतलब 25, 27, 28 इतनी सेकंड में भी दौड़ने वाले एथलीट की एंड्योरेंस अच्छी है। ठीक है, तो 200 मीटर से हमें ये नहीं पता चल जाएगा कि एथलीट की एंड्योरेंस अच्छी है कि नहीं अच्छी है। उसके लिए हमने ये टेबल में ये रेशियो को निकाला है, और ये रेशियो जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा इसका मतलब है कि उसकी एंड्योरेंस उतनी ख़राब है। तो अब यहाँ पे आयुष की एंड्योरेंस खराब है, तो इसलिए हम उसके वर्कआउट में स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट ज़्यादा ऐड कर रहे हैं। और वहीं पे जो रोशन है उसके लिए हम एक्सेलेरेशन वाला वर्कआउट ऐड करते हैं। ट्यूसडे के दिन हम लॉन्ग एक्सेलेरेशन करेंगे और थर्सडे के दिन हम शॉर्ट एक्सेलेरेशन करेंगे, और ये दोनों ही रेपिटेशन 100 मीटर से कम की रहेंगी। लॉन्ग एक्सेलेरेशन वाले दिन मतलब 80 मीटर तक जाएंगी रेपिटेशन, और शॉर्ट एक्सेलेरेशन वाले दिन 30 मीटर की हम रेपिटेशन लगाएंगे, क्योंकि इसकी भी जितनी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से 30 मीटर का टाइम 4 सेकंड से कम आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, तो वो इस महीने का टारगेट रहेगा। तो यहाँ पे हमने 4 एथलीट्स का वर्कआउट बना दिया है। इसके बाद हमें बनाना है एथलीट 9 का वर्कआउट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एथलीट 9 का नाम लिख दिया है। अब एक बार हम ये जिम के सेशंस को अपडेट कर देते हैं। क्रिश तक हमने कर लिया था, उसके बाद आयुष और रोशन 2 एथलीट हो गए, और इन दोनों का ही सैटरडे के दिन वर्कआउट आ गया है। तो यहाँ पे सैटरडे के दिन टोटल 3 लोगों के जिम के सेशंस हो गए। तो अब अगर किसी का जिम का सेशन हमें ऐड करना होगा तो हम सैटरडे को ऐड नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे बाकी दिन में ऐड कर लें। अब एथलीट 9 का अपने को वर्कआउट बनाना है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो एथलीट 9 है इसकी और क्रिश की दोनों की मतलब जो रनअप है उसकी दिक्कत आ रही है, तो दोनों के वर्कआउट में हमें कुछ सिमिलर चीज़ें रखनी पड़ेंगी। तो हम मंडे को शाम को कर लेंगे जंप्स का सेशन, और क्रिश के साथ ये ट्यूसडे को कर लेगा बिल्डअप्स। अब क्रिश का विकेट जंप्स वाला भी सेशन था, वो चीज़ भी हम एथलीट 9 में ऐड कर सकते हैं, लेकिन जैसे जो विकेट जंप्स वाला वर्कआउट है इसमें हम हर्डल्स है या कोन्स है उनको एक फिक्स डिस्टेंस पे लगाएंगे, और अगर हमने वो एक डिस्टेंस पे लगा दी तो सब एथलीट को या तो उस पर करना पड़ेगा, लेकिन सभी एथलीट की स्ट्राइड की लेंथ सेम नहीं रहती है। तो जैसे जो क्रिश है इसकी जहाँ तक है स्ट्राइड लेंथ ज़्यादा है एथलीट 9 के कंपैरिजन में, तो अगर ये दोनों सेम वर्कआउट को साथ में करेंगे तो जहाँ तक है मेरे को लग रहा है एथलीट 9 को थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि ये उतने ज़्यादा लंबे स्टेप्स नहीं ले पाएगा। तो इसलिए जो ये वेडनेसडे वाला सेशन है दोनों का हम सेम नहीं रख रहे हैं। बाकी जो एथलीट 9 है इसमें एक और ये दिक्कत है कि इसका वेट काफ़ी ज़्यादा कम है, स्ट्रेंथ भी कम है, तो मैं चाह रहा था कि इसको एक बार हाइपरट्रोफी वाला वर्कआउट कराऊं, लेकिन मतलब एक साथ दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएंगी कि अपने को रनअप भी सही करना है, हाइपरट्रोफी भी करना है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा हैवी हाइपरट्रोफी नहीं करेंगे, सिर्फ 3 दिन हम हाइपरट्रोफी का वर्कआउट करेंगे। हाइपरट्रोफी का मतलब होता है कि मसल बिल्डिंग वाला वर्कआउट। तो अब यहाँ पे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ये 3 दिन जिम खाली है, तो इन 3 दिन में हम इसका वर्कआउट ऐड कर देते हैं। ट्यूसडे के दिन ये स्ट्रेंथ और पावर के लिए कर लेगा, वेडनेसडे के दिन ये लोअर बॉडी के लिए करेगा, और थर्सडे के दिन अपर बॉडी के लिए करेगा। तो अब जो जिम है वो डेली थोड़ा थोड़ा भरा रहेगा। अब इसके बाद में जो ये एथलीट है इसकी एक्सप्लोसिवनेस को भी हमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है, तो उसके लिए हम काउंटर मूवमेंट और हॉप बाउंड वाले वर्कआउट ऐड कर देते हैं। अब ये इस वर्कआउट में जो ये ब्लू कलर वाले सेशंस है इसका मतलब है कोई एक प्लायोमेट्रिक या जंप वाला सेशन रहेगा। अब एक्सेलरेशन को थोड़ा इंप्रूव करने के लिए एक एक्सेलरेशन वाला सेशन ऐड कर देते हैं, और इस एथलीट की एंड्योरेंस भी खराब है तो इसको सैटरडे के दिन सर्किट वाला वर्कआउट कराएंगे। अब बचा एक फ्राइडे वाला सेशन, फ्राइडे शाम को और सैटरडे शाम को 2 दिन में रेस्ट देना चाह रहा हूँ, नहीं तो मतलब पूरा हफ्ता काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगा इस एथलीट के लिए। तो फ्राइडे को हम लोग कुछ टेक ऑफ ड्रिल्स कर लेंगे हर्डल्स के ऊपर। ये वाला जो वर्कआउट है ये हमारे पेनल्टीमेट स्टेप को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और उस स्टेप में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस एथलीट को, तो उसके लिए हम ये वाला वर्कआउट ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 एथलीट्स का वर्कआउट बना लिया है। अब इसके बाद हम वर्कआउट बनाएंगे एथलीट 1 का। एथलीट 1 ने ट्रायल नहीं दिया था क्योंकि उसको एक इंजरी थी, ग्रोइन में काफ़ी पेन था, इसलिए उसने पिछले महीने का वर्कआउट भी अच्छे से नहीं किया, लेकिन अभी काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, तो वो बोल रहा था कि वो वर्कआउट करना स्टार्ट कर देगा। जब भी ये स्प्रिंट करता है, ग्राउंड को ज़ोर से पुश करता है, उस टाइम पे इसको पेन हो रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं एथलीट
1। जब हमारी इंजरी ऑलमोस्ट हील होना स्टार्ट हो चुकी रहती है तब हमें एकदम से मैक्स एफर्ट पे कुछ चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इंजरी फिर से हो जाएगी। लेकिन फिर भी हमें वर्कआउट अगर नहीं छोड़ना है तो हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो हमें हेल्प भी करेंगी और हमारी इंजरी को बढ़ाएंगी भी नहीं। तो उसके लिए जैसे हमने एथलीट 3 का वर्कआउट बनाया था, हम ड्रिल्स की कुछ चीज़ें इसके वर्कआउट में ऐड कर देते हैं। जैसे मंडे को एस्केप ड्रिल्स हो गया, फिर वेडनेसडे को सिंगल लेग हाई नी, विकेट्स, स्विचिंग। तो ये टेक्निक वाले सेशंस हमने ऐड कर दिए हैं। मतलब अभी इस महीने जो ये एथलीट 1 है, ये अभी इंजरी से थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, तो इसको एकदम से अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड, पावर, एक्सप्लोसिवनेस ये सब बढ़ाने पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज करेंगे तो चांसेस है कि इंजरी फिर से आ जाएगी। तो इस महीने हम मेन फोकस रखेंगे टेक्निक और पोस्चर को इम्प्रूव करना। तो उसके लिए हमने ये ड्रिल्स वाले और विकेट रनिंग इस टाइप के सेशंस ऐड किए हैं। साथ में जैसे जो क्रिश का वर्कआउट है बिल्डअप्स वाला, ये भी हम साथ में कर सकते हैं। मैक्स एफर्ट पे हम एक्सेलरेट नहीं करेंगे, धीरे धीरे हमारी टॉप स्पीड पे जाने की कोशिश करेंगे। और इसमें भी ऐसा है कि अगर किसी एक पॉइंट पे हमें लग रहा है कि पेन वापस आ रहा है तो हम और ज़्यादा पुश करके और ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ाएंगे। मतलब जहाँ तक हमें कंफर्टेबल लग रहा है वहाँ तक स्पीड बढ़ाएंगे, फिर छोड़ देंगे। अब इसके बाद में वेट ट्रेनिंग ऐड करना है, तो ट्यूसडे और थर्सडे ये 2 दिन हम वेट ट्रेनिंग ऐड कर लेते हैं। इसमें मतलब मिक्स टाइप का वर्कआउट रखेंगे हम। बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं रहेगा स्ट्रेंथ पे, स्ट्रेंथ मेंटेन भी होती रहेगी, और थोड़ी बहुत कुछ एक्सरसाइज हाइपरट्रोफी के लिए रख लेंगे, थोड़ी बहुत मसल बिल्ड हो जाए। मतलब जनरल टाइप का वेट ट्रेनिंग है, कुछ ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं है इसमें। अब इसके बाद में सैटरडे के दिन हम स्टेयर पे कुछ काउंटर मूवमेंट्स जंप्स करेंगे, मतलब प्लायोमेट्रिक वाला वर्कआउट स्टेयर्स के ऊपर। छोटी वाली स्टेयर नहीं, बड़ी वाली जो स्टेयर्स है बॉक्स टाइप की, उनके ऊपर हम करेंगे। तो मतलब जो हमारा वर्कआउट है उसमें मेन फोकस तो ड्रिल्स पे और टेक्निक पे रहेगा। एक दिन हम हल्की फुल्की रेपिटेशंस लगाएंगे स्ट्राइक टाइप से, 2 दिन हम वेट ट्रेनिंग करेंगे, जनरल वेट ट्रेनिंग रहेगी, और एक दिन हम जंप्स करेंगे। अब उसके बाद में इस एथलीट को ब्लॉक करने का भी काफ़ी मन था, तो मतलब हमने फ्राइडे के दिन ब्लॉक सेशन भी ऐड कर दिया है। अगर कोई दिक्कत होती है, पेन होता है, तो फिर हम इस वर्कआउट को स्किप कर देंगे तुरंत। बाकी अगर इसको पेन नहीं हुआ तो फिर हम ब्लॉक्स पे थोड़ा बहुत टेक्निक के लिए वर्कआउट कर लेंगे। बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें हो सकता है कि पेन वापस आने के चांसेस है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम छोड़ देंगे वाला वर्कआउट, और अगर कर भी रहे हैं तो सिर्फ 1 या 2 स्टेप मैक्सिमम, 2 स्टेप से ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे एथलीट 1 का भी वर्कआउट बन चुका है। इसके बाद में हमें बनाना है एथलीट 8 का वर्कआउट। ये एथलीट 1 को हम थोड़ा नीचे रख देते हैं, यहाँ ऊपर हम बना लेते हैं एथलीट 1 का वर्कआउट, आई मीन एथलीट 8। जो एथलीट 8 है ये भी काफ़ी हद तक एथलीट 3 जैसा ही है। इसकी भी स्ट्रेंथ ठीक ठाक है, काउंटर मूवमेंट, जंप्स हैं, हॉप बाउंड है, वो भी अच्छे से कर लेता है, लेकिन स्पीड हॉप उतने अच्छे से नहीं कर पाता है। और इसका मतलब ये है कि इस एथलीट की भी स्ट्रेंथ में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बस फ्रीक्वेंसी की दिक्कत है। इसका और एथलीट 3 का वर्कआउट हम कुछ सिमिलर रख सकते हैं। हम ए स्किप और ये स्ट्रेंथ वाला वर्कआउट सेम रख देंगे। वेडनेसडे के दिन सिंगल लेग हाई नी और इंटेंसिव टेम्पो वाला वर्कआउट सेम कर देंगे, और फ्राइडे के दिन स्विचिंग और हिप फ्लेक्सर वाला वर्कआउट सेम कर देंगे। अब देखो, एक एथलीट 100 मीटर का है, एक 400 मीटर का है, दोनों का वर्कआउट अलग होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो कॉमन मिस्टेक्स है, कॉमन मतलब कमियां हैं दोनों में, उसके लिए हम सेम वर्कआउट कर सकते हैं। जो सर्किट वाला वर्कआउट है एंड्योरेंस के लिए अच्छा है, तो वो इस एथलीट को भी हेल्प करेगा। बाकी जो ये एथलीट 8 है, इसका 50 मीटर का जो टाइम आया था और इसकी जो टॉप स्पीड है उसके हिसाब से इसका 400 मीटर का टाइम 52.20 से कम आना चाहिए, लेकिन इसका टाइम 55 आया है। तो इसका मतलब है कि इसकी एंड्योरेंस भी खराब है। अब जैसे जो पिछला एपिसोड था, एपिसोड 1, उसमें मैंने बताया था कि जो ये एथलीट 8 है इसकी एंड्योरेंस अच्छी है लेकिन स्पीड खराब है। लेकिन इस महीने चीज़ें उल्टी हो गई, क्योंकि इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। तो अब इसकी स्पीड अगर इंप्रूव हो चुकी है तो इसकी अब एंड्योरेंस खराब हो गई, तो हमें इसकी एंड्योरेंस को भी बढ़ाना है। तो डायरेक्ट 400 मीटर पे फोकस करने की जगह मैं चाह रहा हूँ कि ये एक बार 200 मीटर पे फोकस कर ले, क्योंकि इसका 200 मीटर का टाइम भी 24:10 से कम आना चाहिए था, लेकिन इसका टाइम आया 24.75। तो इस महीने हमारा टारगेट रहेगा कि हम 200 मीटर के टाइम को 24 से कम ले आए। तो अब इसमें जैसे कॉमन सी चीज़ है कि इसका वर्कआउट किसी एक 200 मीटर एथलीट के सिमिलर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे जो आयुष है, आयुष का भी मैंने बताया था कि उसकी स्पीड है, उसके हिसाब से उसका 200 मीटर का टाइम अच्छा आ सकता है। सेम वही चीज़ इस एथलीट के साथ भी हो रही है कि जो स्पीड है उसके हिसाब से इसका 200 मीटर का टाइम अच्छा आ सकता है। तो दोनों के लिए हम लोग ये वाले वर्कआउट एकदम सेम रख देंगे, जो स्पीड एंड्योरेंस वाले वर्कआउट है, क्योंकि दोनों एथलीट्स को एक ही चीज़ पे ध्यान देना है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पे एथलीट 8 का भी वर्कआउट बन चुका है, आयुष का हमने पहले ही बना दिया था रोशन के साथ। अब हम वर्कआउट बनाएंगे मनदीप का। तो यहाँ पे हमने मनदीप का नाम लिख दिया है। एक बार ये जिम के सेशंस को हम अपडेट कर देते हैं। मंडे को टोटल 2 एथलीट का जिम हो गया,
ट्यूसडे को कितने एथलीट का जिम है? सिर्फ 2 एथलीट का जिम है। वेडनेसडे के दिन सिर्फ 1 एथलीट का जिम है, 2 एथलीट्स का जिम है। फ्राइडे को भी 2 एथलीट्स का जिम है और सैटरडे को 3 एथलीट का जिम है। तो अब जो मनदीप है उसको वैसे तो 2-3 महीने हो चुके हैं यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए और ऑलमोस्ट उसका हर महीने इंप्रूवमेंट आ रहा है। और उससे मैंने अभी बात करी थी तो मुझे ये भी पता चला कि जब जब हमने वेट ट्रेनिंग वाला वर्कआउट ऐड किया उसको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखा है। मतलब स्ट्रेंथ इंप्रूव करने से उसको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो इसलिए उसके 3 दिन हम जिम के सेशन ऐड कर देते हैं। ये हो जाएंगे ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे के दिन। मतलब हम मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को भी ऐड कर सकते थे, लेकिन ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे भी ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूसडे को 3, थर्सडे को 3 और सैटरडे को 4। अब वो इसलिए किया क्योंकि जैसे जो ये क्रिश है, आयुष है, रोशन है और साथ में मनदीप, ये अच्छे एथलीट हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो अच्छे एथलीट्स हैं उनके कुछ जिम सेशंस साथ में हो जाएं। जैसे सैटरडे को अगर ये 3 एथलीट है तो फिर साथ में मनदीप भी हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। अब इसके बाद में इसका टाइम भी अच्छा आ रहा है, 12 डाउन आ चुका है, तो इसका ब्लॉक सेशन भी ऐड कर देते हैं ताकि ये अभी से अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर दे। रेपिटेशन वाला वर्कआउट ऐड करना है तो वो मैं रोशन के साथ ऐड करना चाह रहा हूँ इसका, ताकि ये थोड़ा और अच्छे से पुश कर पाए रेपिटेशंस में। तो ये अब रोशन के साथ करेगा तो ये और अच्छे से एफर्ट लगा पाएगा। तो इसका लॉन्ग और शॉर्ट दोनों एक्सेलरेशन वाला वर्कआउट हो गया। अब इसके बाद में हमारे पास कुछ सेशंस की जगह बची है। अब मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि इसका जंप का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है और मतलब जंप्स में उतना ज़्यादा अच्छे से कर भी नहीं पाता है, एफर्ट नहीं लगा पाता है, डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है। तो इसको प्लायोमेट्रिक्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए इसको प्लायोमेट्रिक्स कराने हैं। मंडे को कौन प्लायोमेट्रिक्स कर रहा है? एथलीट 9 कर रहा है, इसके साथ करेगा तो अच्छा है। अभी किसी जंपर के साथ प्लायोमेट्रिक्स करेगा तो ये और ज़्यादा पुश कर पाएगा और थोड़ा एफर्ट लगा पाएगा। तो इसलिए तरुण के साथ हमने इसके प्लायोमेट्रिक वाले सेशंस ऐड कर दिए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको 9 सेशंस ही कराऊँ, ज़्यादा सेशंस ना कराऊँ। तो ये 8 सेशन हो चुके हैं, 1 सेशन और ऐड करना है। तो वो या तो हम फ्राइडे, सैटरडे सुबह कर सकते हैं या फिर वेडनेसडे और मंडे को शाम को कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे किसी और के साथ इसका कोई बढ़िया सेशन मैच नहीं हो रहा, तो उसके लिए हम एथलीट 1 के साथ इसका मैच कर देते हैं। ये स्टेयर काउंटर मूवमेंट हो गया, ये कर लेगा सैटरडे को सुबह। सर्किट इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि इस एथलीट का एंड्योरेंस अच्छा है। टेस्ट किया था तो उसमें हम देख सकते हैं कि टॉप 3 पे आ गया मनदीप। तो एंड्योरेंस अच्छा है तो सर्किट की ज़रूरत नहीं है, तो हम स्टेयर पे काउंटर मूवमेंट जंप्स कर लेंगे। तो मनदीप का वर्कआउट भी बन चुका है। अब हमें बनाना है करण का वर्कआउट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया करण। अब करण मंडे को क्रिश के साथ में जंप्स कर लेगा, फिर अगले दिन बिल्डअप्स भी कर लेगा। और करण की भी यही रनअप वाली की दिक्कत आ रही है, वो अपनी स्पीड को यूज़ करके अच्छे से टेक ऑफ नहीं कर पाता है। तो उसके लिए हम विकेट जंप्स वाला वर्कआउट ऐड कर लेते हैं। अब देखो क्रिश, एथलीट 9 और करण तीनों में वही दिक्कत है। और वेडनेसडे शाम वाला जो विकेट जंप वाला वर्कआउट है ये करण के लिए ऐड कर दिया लेकिन एथलीट 9 के लिए नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि अभी आपको बताया था विकेट्स का जो डिस्टेंस है वो भी मैटर करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो क्रिश है वो एक डिस्टेंस पे कोन्स को लगाएगा, उनके ऊपर से स्प्रिंट करके जाएगा, फिर फ्लाइट करेगा। जो एथलीट 9 है वो उतने डिस्टेंस पे उतनी स्ट्राइड लेंथ से दौड़ नहीं पाएगा, इसलिए उसका वर्कआउट हमने ऐड नहीं किया। लेकिन जो करण है, करण भी उतने डिस्टेंस पे नहीं दौड़ पाएगा, लेकिन फिर भी उसके वर्कआउट में हमने ज़बरदस्ती ये चीज़ ऐड करी है। वो इसलिए क्योंकि करण की स्पीड अच्छी है और उसकी एक्सप्लोजिवनेस भी अच्छी है। मतलब दोनों ही चीज़ें क्रिश से अच्छी है और आइडियली दोनों ही 7 मीटर के ऊपर जंप कर सकते हैं। तो उस केस में करण को अब ज़बरदस्ती थोड़ी सी स्ट्राइड लेंथ बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा। तो इसलिए इसके वर्कआउट में हमने ये चीज़ ऐड कर दी है। अब जैसे जंपर है तो मैं चाह रहा हूँ कि क्रिश के साथ इसकी वेट ट्रेनिंग हो जाए, तो ये सैटरडे को कर लेगा। तो यहाँ पे सैटरडे को 5 लोग हो गए जिम में, और थर्सडे को भी एक और दिन कर लेगा ताकि मतलब स्ट्रेंथ को थोड़ा और बढ़ा ले, क्योंकि इसका मेरे को लग रहा है कि ये स्ट्रेंथ थोड़ी और बढ़ा सकता है अभी, जिसकी वजह से इसकी जंप में थोड़ा और इंप्रूवमेंट आएगा। क्योंकि इसका जो टेक ऑफ है, टेक ऑफ काफ़ी ज़्यादा खराब है, मतलब टेक ऑफ में एफर्ट ही नहीं लगा पाता बिल्कुल। तो उस चीज़ को सही करने के लिए भी हम इसके जिम के सेशंस थोड़े ज़्यादा रख रहे हैं क्रिश के कंपैरिजन में। इसको थोड़ी जंप और करा देते हैं ताकि ये मतलब थोड़ी और एक्सप्लोसिवनेस बढ़ा पाए। ऑलरेडी वो चीज़ अच्छी है लेकिन अपने को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा ताकि ये टेक ऑफ को थोड़ा और सही कर पाए। थर्सडे के दिन शॉर्ट एक्सेलरेशन करेंगे स्पीड को मेंटेन करने के लिए। और जो ये एथलीट 9 वाला वर्कआउट है, हर्डल फ्लाइट, ये इसके साथ में ऐड कर देते हैं। मतलब हर्डल के ऊपर हम टेक ऑफ्स करेंगे और यही वर्कआउट हम वेडनेसडे के दिन भी करेंगे, क्योंकि ये चीज़ इसकी ज़्यादा खराब है। तो ये 2 दिन हर्डल पे टेक ऑफ ड्रिल्स करेगा, 2 दिन काउंटर मूवमेंट जंप्स करेगा, 2 दिन रेपिटेशंस लगाएगा, 2 दिन जंप्स करेगा और 2 दिन वेट ट्रेनिंग करेगा। तो ये 2-2 दिन के सारे सेशंस हो गए। करण के बाद हमें वर्कआउट बनाना है चंदन का। अब चंदन को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, सिर्फ इसी महीने आया वो ट्रेनिंग करने के लिए, तो उसका मैंने सभी के साथ मिक्स मैच करके सेशंस ऐड कर दिए हैं। इसको ज़्यादा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं रहा अभी तक, 2-3 महीने मैक्सिमम ट्रेनिंग किया हुआ इकट्ठा। तो इसके वर्कआउट में मैंने जनरली सारी चीज़ें ऐड कर दी है। जैसे टेक्निक के 2 सेशंस हो गए जो ये एथलीट 3 और एथलीट 8 के साथ कर लेगा, एथलीट 1 भी कर लेगा इसके साथ में। मंडे शाम को रिएक्टिव स्प्रिंट है जो ये आयुष और रोशन के साथ कर लेगा, क्योंकि इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है। 2 दिन वेट ट्रेनिंग हो गई। तो ये ट्यूसडे
ट्यूसडे को हो गए 4 सेशन और थर्सडे को हो गए 4 सेशन। एक दिन इंटेंसिव टेम्पो कर लेगा अपनी टेक्निक इंप्रूव करने के लिए। एंड्योरेंस के लिए सैटरडे के दिन सर्किट कर लेगा। और जो टेस्ट हमने किया था उसमें ये पता चल गया था कि इसका 400 मीटर का टाइम है वो और अच्छा आ सकता है इसके 200 मीटर के टाइम के हिसाब से, और जो इसका 200 मीटर का टाइम है वो भी और अच्छा आ सकता है इसके 50 मीटर के टाइम के हिसाब से। तो या तो हम 200 के हिसाब से उसके 400 को अच्छा कर ले, या फिर उसके 50 के हिसाब से उसके 200 को और अच्छा कर ले। फिर 200 जब और अच्छा हो जाएगा तो उसके हिसाब से उसके 400 को और अच्छा किया जा सकता है। तो इस महीने उसका फोकस रहेगा 200 मीटर के टाइम को इम्प्रूव करना। भले हमारा 400 मीटर इम्प्रूव ना हो, लेकिन 200 मीटर इम्प्रूव हो जाए तो वो एक अचीवमेंट रहेगा। तो 200 मीटर के लिए हम इसका वर्कआउट आयुष के साथ ऐड कर देंगे, स्पीड एंड्योरेंस वाला। एक दिन हॉरिजॉन्टल जंप वाला वर्कआउट ऐड हो गया। तो ऐसे हमने टोटल ये 10 एथलीट्स का वर्कआउट बना लिया है। मतलब वीडियो में तो आपको देख के ऐसे लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी ये चीज़ बना ली मैंने, लेकिन एक्चुअली मतलब सोच समझ के एक एक चीज़ वो एक एक टेस्ट वाले पेज को खोल के देखना पड़ता है कि हाँ इसको ये करा सकते कि नहीं करा सकते, इसको ये करा सकते क्या कराने से इसका जल्दी इंप्रूवमेंट आएगा। ऐसे अलग अलग चीज़ें चेक करके मैंने वर्कआउट बनाया है। बस वो जो ढूंढने वाला पार्ट है वो आपको इस वीडियो में नहीं दिख रहा है क्योंकि उसको काट दिया गया है। अब आपको बेसिक ओवरव्यू मिल गया होगा कि कैसे कैसे मैं वर्कआउट बना रहा हूँ। अब इसके बाद में और भी एथलीट्स का हम वर्कआउट बनाएंगे तो वो आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। अब सिमिलर इसी तरीके से चीज़ें ऐड होते जाएंगी। जिनकी जो चीज़ें खराब रहेंगी वो हम ऐड कर लेंगे, जो चीज़ अच्छी है उसको सिर्फ मेंटेन करने के लिए कम सेशंस देंगे। और जैसे मेन सेशंस इनके बन चुके हैं, अब बाकी जो एथलीट्स आएंगे उनके जो भी सेशंस रहेंगे वो इन्हीं के मिक्स मैच रहेंगे। जैसे कोई एथलीट है उसको किसी एक एथलीट के साथ ऐड कर दिया, कोई एक सेशन किसी और एथलीट के साथ ऐड कर दिया, क्योंकि बेसिक सेशंस इसमें ऐड हो चुके हैं। अब इन्हीं को अलग अलग एथलीट्स के साथ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। अब हम कल से वर्कआउट करना स्टार्ट कर देंगे। और मतलब लास्ट वीडियो के जैसा तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सबके सेशंस अलग है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि सब एथलीट्स कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझा पाऊँ। तो ऐसे ही हमने सभी एथलीट्स का वर्कआउट प्लान बना लिया। अब ये वर्कआउट को हम कैसे करेंगे वो बता देता हूँ। डेली जो मॉर्निंग वाला वर्कआउट रहेगा उसमें मेन वर्कआउट सेशन से पहले हम लोग एक एक्टिवेशन वाला पार्ट करेंगे, और जो एक्टिवेशन वाला पार्ट रहेगा वो सभी एथलीट्स को साथ में करना होगा। जैसे कि मंडे को आप देख सकते हो कि इस एथलीट का वर्कआउट कुछ और है और साथ में इस एथलीट का वर्कआउट कुछ और है, लेकिन ये लोग अपना जो मेन वर्कआउट करेंगे उससे पहले ये दोनों साथ में मिलकर एक्टिवेशन भी करेंगे। फर्क नहीं पड़ता कि एथलीट का वर्कआउट क्या है, एक्टिवेशन सभी को करना होगा। अब एक्टिवेशन में हम लोग कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे वो आपको दिखा देता हूँ। हमारा पहला वर्कआउट सेशन था 3 मार्च का। उस दिन वार्म अप में हमने सबसे पहले कुछ मोबिलिटी वाली एक्सरसाइजेस करी थी, जैसे आप ये देख सकते हो। इसमें हमें हमारे पैर को अपनी बॉडी के पीछे ले जाना है और फिर वहीं से ऊपर और नीचे लिफ्ट करना है। इस दिन ट्रैक पे अंडर 18 के ट्रायल भी हो रहे थे स्टेट के। अगली एक्सरसाइज अपनी मोबिलिटी और बैलेंस के लिए बहुत अच्छी रहती है। इसमें हम लंजेस की पोजीशन पे बैठ जाएंगे और जो पैर हमने आगे लिफ्ट करके रखा है उसको हम बारी बारी एक्सटेंड करेंगे। हमें कोशिश करना है कि आगे वाले पैर का थाई एक ही जगह पे रहे, उसको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होने देना है। इसके बाद हमने बैंड के साथ कुछ प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज करी थी, जैसे कि ये पोगो जंप्स कर रहा है राहुल। पोगो जंप के बाद में हमने ब्रॉड जंप्स भी करी थी, फिर ये स्प्लिट जंप्स करी थी हमने। इसमें हम जंप करके हवा में लंजेस की पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर वापस से दोनों पैरों को साथ में ज़मीन पे रखेंगे। ऐसे हमें कंटिन्यूसली जंप करते हुए आगे जाना था। फिर इसी तरीके से हम लोग साइड में जंप करते हुए आए थे। इसके बाद में हमने स्पीड में हॉप करे थे, और जो ये हॉप है इसमें हमें हमारे लेग्स को खोल के नहीं रखना है, मतलब उठा के आगे एक्सटेंड करके वापस से रखते हैं। जैसे हम लोग ट्रिपल जंप वाली बाउंडिंग या हॉपिंग ड्रिल्स करते हैं वैसे नहीं करना है। हम पैर को सिर्फ ऊपर उठाएंगे और सीधे नीचे रखेंगे। जो ये वाला मूवमेंट है ये हमारे एक्सेलरेशन के जैसा होना चाहिए था। हमें डिस्टेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना था, बस जल्दी जल्दी अपने लेग्स को ऊपर लिफ्ट करके ग्राउंड को सीधे नीचे हिट करना है। इसके बाद में हमने बाउंडिंग करी थी, और सेम बाउंडिंग करते टाइम भी हमारा गोल था कि हम हमारे लेग्स को सीधे हिप के नीचे हिट कर पाएँ। इसके बाद में सभी एथलीट्स ने अपना मॉर्निंग का वर्कआउट कर लिया था। अब जो ये मॉर्निंग का वर्कआउट है ये सब अपना अलग अलग करेंगे। अलग अलग एथलीट्स के ग्रुप्स बन जाएंगे। जैसे मंडे के दिन मेजरली 2 ग्रुप बनेंगे। एक ग्रुप वो रहेगा जिनको ए स्किप्स करना है, और एक ग्रुप वो रहेगा जिसके काउंटर मूवमेंट जंप्स रहेंगे। जिन एथलीट की स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है वो ए स्किप्स कर रहे थे, और जिन एथलीट्स का मेरे को लग रहा है कि उनको अपना फोर्स डेवलपमेंट बढ़ाना है वो काउंटर मूवमेंट जंप्स कर रहे थे। अब जो ये मेन वर्कआउट है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। पहले हम एक्टिवेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं कि हमने किस किस दिन क्या क्या एक्टिवेशन किया था। और जो एक्टिवेशन है वो हम सिर्फ मॉर्निंग के वर्कआउट से पहले करेंगे। शाम के वर्कआउट से पहले एथलीट अपने हिसाब से वार्म अप कर लेंगे, मतलब जो वार्म अप उनको करना है वो अपने आप कर लेंगे। लेकिन सुबह का वर्कआउट रहेगा उससे पहले एक्टिवेशन में कराऊंगा। अगले दिन ट्यूसडे को हमने कुछ बैंड के साथ एक्सरसाइजेस करी थी। इस दिन काफ़ी सारे एथलीट्स का रेपिटेशन वाला वर्कआउट था, और मतलब पहला रेपिटेशन वाला वर्कआउट है तो मैं नहीं चाह रहा था कि मतलब ज़्यादा इनकी बॉडी को टाइट कर दें या फिर ज़्यादा हार्ड
हार्ड एक्टिवेशन ना हो जाए, ताकि मतलब इनकी बॉडी फ्रेश रहे और ये मेन वर्कआउट को थोड़ा अच्छे से कर पाएँ। तो इस दिन वाला जो एक्टिवेशन था वो मसल की ट्विचिंग की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए था। इसमें हम वो एक्सरसाइजेस करेंगे जिसमें हम जल्दी से मसल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। इसमें सबसे पहली एक्सरसाइज थी ये बैंड वाली, जिसमें हम बैंड एडक्टर वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हमें लेग्स को ज़्यादा दूर नहीं जाने देना है, हल्का सा बाहर लेके जाना है, लेकिन जो ये मूवमेंट है इसको हमें जल्दी जल्दी करना है। सेम ये हम बैंड को आगे खींचते हुए करेंगे, ये हमारे हिप फ्लेक्सर के लिए रहेगा। इसके बाद हम हमारे एक पैर को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे और बैंड को साइड में ऐसे बांध लेंगे। हमें थाइस को एक ही जगह पे रखना है, थाइस को ऊपर नीचे नहीं करना है या फिर साइड में अंदर नहीं करना है, थाई एक ही जगह पे रहेंगे। बस हमें हमारे नीचे फुट को साइड में और अंदर लेके जाना है। ये जो मूवमेंट है ये हमारे हिप से रिलेटेड है। यहाँ पे हमें लग रहा है कि घुटना या फिर एंकल मूव हो रहा है, लेकिन जो मूवमेंट है वो हमारा हिप कर रहा है। फिर इसी पोजीशन में हमने लेग को लिफ्ट करके हैमस्ट्रिंग कर्ल्स करी थी। हमें पूरा अंदर और पूरा बाहर नहीं लेके जाना है, एक छोटे से रेंज ऑफ मोशन में करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। इसके बाद हम ऊपर स्टेयर्स पे आ गए थे और हम इस पोजीशन पे बैठ गए थे, रेलिंग पे टिक के ऐसे बैठ गए थे एथलीट, और अपने लेग्स को पीछे की तरफ ट्विच कर रहे थे। इसमें हमें जल्दी से हमारे लेग्स को ऊपर लिफ्ट करके जल्दी जल्दी हिट करना है। इसमें हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, ज़्यादा जोर से नहीं मारना है, लेकिन जो मूवमेंट है उसकी स्पीड पे ध्यान देना है। ये जो एक्सरसाइज है ये करते टाइम हमारा पूरा फोकस हमारी हैमस्ट्रिंग के ऊपर होना चाहिए। इसके बाद सेम हमने यही एक्सरसाइज करी थी, लेकिन इस बार हमारा पैर ज़मीन पर रहेगा, और जब हम ऐसे कर रहे थे इस टाइम पे हमारा फोकस रहेगा काफ के ऊपर। हमें जल्दी से हमारे एंकल की मसल्स को ट्विच करना है। इसके बाद हम ट्रैक पे आ गए थे और हमें हमारे लेग्स को आगे पीछे स्विच करना था। ये मूवमेंट भी जितना हम स्पीड में करेंगे उतना अच्छा रहेगा। फिर हमने स्पीड में सिंगल लेग ये स्किप्स करे थे और फिर क्विक फीट करी थी। इसके बाद में हम लोग एक पैर के ऊपर खड़े हो जाएंगे और अपनी बॉडी को आगे झुका लेंगे। फिर पीछे वाले पैर को आगे स्पीड में लाके बाउंडिंग करेंगे। इसके बाद में हमने सेम कुछ वैसे ट्विचिंग वाली एक्सरसाइज करी थी कोर के लिए, जैसे टो टचेस करे थे हमने, फिर उल्टा लेट के हाइपर एक्सटेंशंस करे थे। इसमें भी हमें थोड़ा स्पीड में करना था ये मूवमेंट को। फिर हिप थ्रस्ट की पोजीशन पे आके हमने हाई नीज करी थी। फिर उल्टा लेट के हमने हमारे दोनों लेग्स को ऊपर लिफ्ट कर लिया था और उसको बाहर और अंदर कर रहे थे। ये एक्सरसाइज हमारी लोअर बैक के लिए अच्छी रहेगी। सेम यही चीज़ हमने ऊपर मुँह करके लेट के भी करी थी। फिर लास्ट में हमने नकल पुशअप की पोजीशन पे आके छोटी रेंज में पुशअप्स करे थे, और ये भी हमको स्पीड में करना था। अब ट्यूसडे के बाद हम वेडनेसडे का एक्टिवेशन देखते हैं। इसमें हमें स्टेयर्स से ड्रॉप करके सिंगल लेग स्क्वाट की पोजीशन पे आना था। हमें बस एक पैर पे कंट्रोल लैंडिंग के साथ में नीचे आना है, और फिर ऊपर हम चाहें तो दोनों पैर रख के उठ सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक स्टेप पे अपने पैर को रख के टैप करते रहेंगे, और जब मैं विसल कर रहा था उसी पैर से हमें हॉप करके अगली सीढ़ी पे चढ़ना था। सेम इसी एक्सरसाइज का हमने एक और वेरिएशन किया था, लेकिन उसमें हमारा पीछे वाला पैर बॉक्स के ऊपर रहेगा और हम आगे वाले पैर से टैप करते रहेंगे, और जब मैं विसल करूँगा उस पैर से हमें एक हॉप करना है। इसके बाद हमें स्टेयर्स पे सिंगल लेग जंप्स करते हुए जाना था, लेकिन ये हम लोग साइड में जाते हुए करेंगे, और हमें ट्राई करना है ये चीज़ थोड़ा स्पीड में करने का। इसके बाद हमने पोस्चर और बैलेंस के लिए ये ड्रिल करी थी। इसमें हम हमारे पैर को पीछे लिफ्ट करेंगे और फिर उसे स्विंग करके आगे लाएंगे और उसी पैर पे बैलेंस करके खड़े हो जाएंगे और इस पोजीशन को थोड़ा होल्ड करेंगे। इसके बाद हमने दो एथलीट्स के ग्रुप बना दिए थे, और जो एक पार्टनर है वो अपने हाथ को रख के खड़ा हो जाएगा और जो दूसरा पार्टनर है वो अपने नी को टच करने की कोशिश करेगा उसके हाथ पे। ये वाली एक्सरसाइज हमने टाइम के हिसाब से करी थी, हमने 30 सेकंड तक करी थी, और हमें ट्राई करना है 30 सेकंड में मैक्सिमम बार वो टच करने का। इस एक्सरसाइज के हमने 2-3 सेट करे थे, और काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है एथलीट्स की इस एक्सरसाइज में, और काफ़ी बार एथलीट्स अच्छे से करते भी नहीं है, बीच में छोड़ने लग जाते हैं। मतलब हमें लिमिट्स को पुश करना रहता है कई बार इस टाइप की एक्सरसाइजेस में। जो बिगिनर एथलीट्स हैं उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा अच्छी है। इससे उनके हिप फ्लेक्सर की मसल्स भी स्ट्रेंथन होगी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी हमारे लेग्स को ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमें लंजिस की पोजीशन पे बैठ जाना था और अपने पीछे वाले पैर को आगे रख के उससे हॉप करना है। यही करते हुए हमें 100 मीटर तक आगे जाना था और फिर वापस 100 मीटर पीछे आना था दूसरे लेग से करते हुए। इसमें सारे हॉप एक ही पैर से आएंगे, क्योंकि हम जिस पैर से जंप कर रहे हैं उसी पैर से लैंड कर रहे हैं, और उसी पैर से हम लंजिस की पोजीशन पे आ रहे हैं, तो हमारा अपोजिट लेग आगे आ जाएगा। फिर हमें एक स्टेप लेके हॉप करना है, तो सेम वही जो पीछे वाला पैर है वो आगे आ जाएगा और उसी से हम हॉप करेंगे। इसके बाद 6 तारीख को हमने कुछ जंप वाली ड्रिल्स करी थी। इसमें पहली एक्सरसाइज ये है जिसमें हम हडल के पीछे से दोनों पैर से जंप करेंगे, लेकिन हडल को पार करके हमें सिर्फ एक पैर रखना है, और फिर उस एक पैर से जंप करके वापस से हम दोनों पैरों को रखेंगे हडल के पीछे आके। मतलब हर हडल से पहले हमें जंप करते टाइम दोनों पैर से जंप करना और लैंडिंग एक ही पैर से करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए ये वाली एक्सरसाइज को अच्छे से करने के लिए। और जो एथलीट्स इसको छोटे हडल पे अच्छे से कर पा रहे थे वो उसके बाद में बड़े हडल पे इसी चीज़ को कर रहे थे। सेम 2 पैर से जंप करेंगे, एक पैर से लैंड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रोशन बहुत अच्छे से ये एक्सरसाइज को करके दिखा रहा है। और कुछ एथलीट्स लेट आए थे तो उनको 4 किलोमीटर भी दौड़ना पड़ा। आ जाओ व्लॉग करो। ये करण ये व्लॉग डालता है, व्लॉग में बताता नहीं है ये कि ये लेट आता है। क्यों लेट आए सर? वो लेट होके उठा था। हाँ, क्यों लेट होके उठे? सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम अगले महीने नेशनल खेलने जाओगे? हाँ यस सर। अभी टाइम पे उठा नहीं जा रहा है। रोज फिर 4 किलोमीटर लगाना आके।
सर। इसके बाद अगली वाली ड्रिल थोड़ी और चैलेंजिंग थी। इसमें हमें एक हडल को ब्रॉड जंप के जैसे पार करना है और उसके बाद अगला जो हडल है उसको हॉप की तरह पार करना है। जैसे जो पहला हडल है उसके पीछे हम दोनों पैरों से जंप करेंगे और दोनों पैर से जंप करके हम लैंडिंग भी दोनों पैरों से करेंगे। इसके बाद हमें जंप करके सिर्फ एक पैर को रखना है और फिर उसी एक पैर से जंप करके उसी पैर को रखना है जैसे हॉप करते हैं। तो हमने पहले हडल पे ब्रॉड जंप कर लिया, दूसरे हडल पे हमने हॉप कर लिया। अब इसके बाद हम लोग तीसरे हडल पे फिर से ब्रॉड जंप करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक पैर से वापिस से दोनों पैरों पे लैंड करना है और दोनों पैरों से जंप करके हडल के आगे दोनों पैर रखने हैं। तो यही करते हुए हमें आगे जाना था, लेकिन काफ़ी सारे एथलीट्स को थोड़ा सा मुश्किल लग रही थी ये ड्रिल, और जो एथलीट छोटे वाले हडल पे कर पा रहे थे उन्हें बाद में बड़े वाले हडल पे यही चीज़ करनी थी। एंड में कुछ एथलीट्स ने पूरा हॉप वाला सेट भी किया था, मतलब बड़े हडल पे बड़ा हॉप करना है, फिर एक छोटा हॉप, फिर बड़ा हॉप, फिर छोटा हॉप। इसके बाद हमने साइड और फ्रंट जंप्स का सेट किया था। इसके हमने 5 सेट किए थे, मतलब एक हडल पे हमको सामने जंप करना है, फिर अगले हडल पे साइड में जंप करेंगे और यही करते हुए आगे जाएंगे। फिर हमने हडल्स की डायरेक्शन चेंज करके फिर से किया था, क्योंकि जो पहला वेरिएशन था उसमें हम जंप करके आगे जा रहे हैं, फिर राइट साइड में हडल को पार करके जंप कर रहे हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारे सिर्फ एक साइड के जंप्स हो जाएंगे। अब उसी को दूसरे साइड करने के लिए हमने ये डायरेक्शन चेंज करी थी। और जो एथलीट्स बड़े हडल पे जंप नहीं कर पा रहे थे उन्होंने बॉक्स के ऊपर से ड्रॉप करके फ्लाइट्स करी थी। इसके बाद 7 तारीख की एक्टिवेशन में हमने सभी एथलीट से प्लेट मंगवा ली थी और जो प्लेट्स थी उसके साथ हमने स्विचिंग की कुछ एक्सरसाइजेस करी थी। जैसे ये रशियन ट्विस्ट का स्विचिंग वाला वेरिएशन है, इसमें हम प्लेट को एक साइड पकड़ लेंगे और जब मैं विसल करूँगा तब एथलीट दूसरे साइड लेके जाएगा और ये मूवमेंट हमें थोड़ा स्पीड में करना है। इसके बाद हमने डबल स्विच का वेरिएशन किया था। हम एक ही साइड होल्ड करेंगे प्लेट को, लेकिन जब मैं सीटी बजाऊंगा तो दूसरे साइड जाके वापस से अंदर आना है एथलीट्स को। जिनको प्लेट नहीं मिल पाई वो पत्थर से कर रहे थे ऐसे, लेकिन करना सबको था, मतलब ये बहाना नहीं है कि मतलब प्लेट नहीं मिल पाई तो हम लोग बिना प्लेट के कर लेंगे। इसके बाद हमने ये एक्सरसाइज करी थी। इसमें जब मैं विसल करूंगा तो हमें हमारे हाथों को सीधा करना है, लेग्स को सीधा करना है, फिर वापस से अंदर लेके आना है। इसके बाद सभी एथलीट्स को रोल होकर अपनी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करना था। ये हमें सिर्फ रेपिटेशंस के लिए करना था, इसमें विसल का कोई रोल नहीं था। इसके बाद वाली एक्सरसाइज में हमें प्लेट को आगे लेके खड़े हो जाना था। जब मैं विसल करूंगा तब एथलीट्स ड्रॉप होकर लंजेस की पोजीशन पे आएंगे, फिर बिना ऊपर खड़े हुए वहीं से एथलीट को घूम जाना है अपोजिट डायरेक्शन में और जो पैर आगे रखा है उससे स्टेप अप करके ऊपर खड़े होना है और प्लेट्स को ऊपर उठा लेंगे। इस एक्सरसाइज की भी हमने 10-10 रेपिटेशन किए थे दोनों साइड से। इसके बाद प्लेट पकड़ के हमने सिंगल लेग रेजेस किए थे। ये बिना विसल के था, अपने आप एथलीट्स को करना था रेपिटेशंस काउंट करके, और इसमें हमारे दोनों पैर ज़मीन से उठे होने चाहिए और जब एक पैर को ऊपर उठा रहे तो दूसरे पैर का मूवमेंट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। सेम ऐसे ही हमने साइड में लिफ्ट करने वाला वेरिएशन किया था। हम दोनों पैर को उठा के रख लेंगे, लेकिन सिर्फ एक पैर को साइड में लेके जाएंगे और फिर अंदर लेके आएंगे। इसमें हमें थोड़ा ज़्यादा बैलेंस करना पड़ रहा था। इसके बाद में हमने सिंगल स्विच ड्रिल्स करी थी। हम हमारे पैर को ऊपर लिफ्ट करके ऐसे स्किप करते रहेंगे और जब मैं विसल करूँगा तो हमें लेग्स को स्विच करना है, लेग्स चेंज करना है और प्लेट को ऊपर हवा में उठा लेना है। फिर अगले विसल पे प्लेट नीचे आ जाएगी और लेग्स भी चेंज हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हमें दोनों पैरों से करनी पड़ेगी। मतलब इसमें ऐसा होगा कि जब भी हमारा राइट पैर ऊपर है तो प्लेट ऊपर रहेगी, लेफ्ट पैर ऊपर है तो प्लेट नीचे रहेगी। सेम ऐसे इसका जो दूसरा सेट रहेगा उसमें जब हमारा लेफ्ट पैर ऊपर रहेगा तब प्लेट ऊपर रहेगी और जब राइट पैर ऊपर रहेगा तब प्लेट नीचे रहेगी। इसमें हमें कोशिश करना है कि नीचे वाला पैर स्ट्रेट रहे जितना हो सके और जो स्विच वाला पार्ट है वो भी थोड़ा फास्ट होना चाहिए। और ये एक्सरसाइज करने में काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही थी सभी एथलीट्स की और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है। करना तो चाहिए अच्छे से एथलीट को, लेकिन बोल रहे हैं कि मतलब प्लेट ज़्यादा भारी लग रही है। फिर एक और स्विचिंग वाली ड्रिल करी थी, इसमें हम लोग डबल स्विच करेंगे। मतलब हमें सिर्फ एक पैर को ऊपर उठा के उसी पे स्किप करते रहना है। जैसे यहाँ पे आप क्रिश को देख सकते हो, ये सिर्फ राइट पैर को उठा के उसी पे होल्ड कर रहा है, लेफ्ट पैर पे होल्ड नहीं कर रहा, वो सिर्फ राइट पैर पे होल्ड कर रहा है। तो ऐसे ही हमें करना है और जब हम लोग लेग्स को चेंज करेंगे तो वो चेंज करते टाइम एक बार हम प्लेट को सामने लेके आएंगे, फिर वापस से अंदर लेके आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग सिंगल स्विच करते हुए आगे बढ़ रहे थे और इसमें हमें डिस्टेंस पे ज़्यादा फोकस करना था। हमें कोशिश करना है कि हम आगे ज़्यादा जल्दी जा पाएँ। इसके बाद में 8 तारीख को सर्किट वाला वर्कआउट था काफ़ी सारे एथलीट्स का। तो सर्किट वाले वर्कआउट में मैं यूजुअली एक्टिवेशन नहीं कराता हूँ क्योंकि वो मेन वर्कआउट ही काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है बहुत बार। और उसके बाद में 9 तारीख को संडे था। फिर 10 तारीख का एक्टिवेशन हम देखते हैं। 10 को हमें सिंगल लेग रेजेस करने थे और इसमें भी लेग को ऊपर लिफ्ट करके हमें हिप को भी ऊपर उठाना था। इसके बाद में हमने विंडशील्ड वाली एक्सरसाइज करी थी। दोनों पैरों को हमें साइड में लेके जाना है और जितना हो सके उतना नीचे भी लेके जाना था। फिर लेग रेजेस करे थे उल्टा लेट के। फिर वैसे ही उल्टा लेट के हमें लेग से एक सर्कल बनाना था, साइड में पैरों को लिफ्ट करना है, ऊपर से घुमा के फिर दूसरे साइड से नीचे लेके आना है। सेम यही चीज़ हमने पैरों को पीछे रख के अपर बॉडी को आगे हवा में लाके भी करी थी। इसमें भी हमें सेम पिछली एक्सरसाइज की जैसे अपनी बॉडी से सर्कल बनाना है। ये हम दोनों डायरेक्शन में करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज करना है फिर एंटी क्लॉकवाइज करना है। इसके बाद हमें क्रॉस लेग रख के स्टेप अप जंप्स करनी थी। हम हमारे पैर को क्रॉस करके साइड में टेढ़ा रखेंगे सीढ़ी पे, फिर उसी पैर से जंप करके ऊपर चढ़ेंगे। फिर कुछ हमने एंटी मूवमेंट एक्सरसाइज करी थी, जैसे कि एथलीट अपने पैर को ऊपर लिफ्ट करके खड़ा हो जाएगा और जो उसका पार्टनर है वो उसके पैर में बैंड बांध के खड़ा हो जाएगा। जो पार्टनर है वो बैंड को बारी बारी खींचते रहेगा, लेकिन जो एक्सरसाइज कर रहा है उसको कोशिश करनी है कि वो अपने पैर को ज़्यादा हिलने डुलने ना दे।
सेम ऐसे ही हमने हिप थ्रस्ट की पोजीशन पे आके किया था। हम हमारे एक पैर को ऊपर लिफ्ट कर लेंगे सिंगल लेग को, और सेम जो पार्टनर है वो बैंड को खींचते रहेगा बारी बारी। अगली एक्सरसाइज हमने लंजेस की पोजीशन पे आके करी थी। यहाँ पे भी एथलीट को अपने हाथों को सीधा रखना है, और जब पार्टनर बैंड को खींच रहा है तो एथलीट को कोशिश करना है कि वो अपने कोर को, शोल्डर्स को एंगेज करके रखे और अपनी बॉडी को साइड में टिल्ट ना होने दे। अगली एक्सरसाइज में हम हमारे नी को ऊपर लिफ्ट करके खड़े हो जाएंगे, और यहाँ पे भी हमारा ट्रेनिंग पार्टनर हमारे पैर को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा और हमें उस मूवमेंट को रेजिस्ट करना है। इसके बाद में हमने कमर पे बैंड पहन के कैरियोका की कुछ ड्रिल्स करी थी। जैसे एक ये वेरिएशन है जिसमें हम पैर को सिर्फ आगे लिफ्ट कर रहे हैं। इसके बाद हमने बिना बैंड की कैरियोका किया था, आगे और पीछे वाला। एक बार पीछे लेके जाएंगे पैर को और एक बार आगे लेके आएंगे। इसके बाद 11 तारीख की एक्टिवेशन में हमने सबसे पहले हैमस्ट्रिंग की इसेंट्रिक एक्सरसाइज करी थी। इसमें हमारा ट्रेनिंग पार्टनर हमारे पैर को नीचे दबाएगा और हमें उसे दबाने नहीं देना है, रोक के रखना है। सेम ये एक्सरसाइज हमने हमारे हिप फ्लेक्सर्स के लिए करी थी। हमें कोशिश करना है कि हम हमारे पार्टनर को दबाने ना दें। उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आराम से दबा लेगा, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना है कि हम वो मूवमेंट ना होने दें। सेम ही हमने फायर हाइड्रेंट की पोजीशन पे आके किया था। हमारा ट्रेनिंग पार्टनर हमारे पैर को नीचे दबाएगा और हमें रोकने की कोशिश करना है। इसके बाद हमने सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज जंप्स करी थी। हमें पावर लगा के एक पैर से जंप करना है और दूसरे लेग को भी ऊपर स्विंग करना है। इसके बाद हमने हैमस्ट्रिंग स्विचेस किए थे सिंगल लेग से। हिप को ऊपर उठा के हम लोग स्विच करके पैर को बाहर लेके जाएंगे और फिर अंदर लेके आएंगे। ये हो जाने के बाद हमने कुछ बैंड के साथ सिंगल लेग ये स्किप्स करी थी। इसमें बैंड हम पीछे रखेंगे, और ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है क्योंकि ये हमारे हिप के नीचे लेके आ जाती है हमारे पैर को जल्दी से। फिर इसी में बैंड को साइड में बांध के एक वेरिएशन किया था, और पैर को अंदर खींच के लाने वाला भी एक वेरिएशन किया था। तो जैसे मनदीप को आप देख सकते हो कि वो 1-2 बार कर रहा है तो उसका पैर आगे टच हो रहा है, तो ऐसे आगे टच नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना है कि जो पैर में बैंड पहना है वो हमारे हिप के नीचे ही आए। जैसे ये सही है, लेकिन ये वाला गलत है। और अगर हम ये मूवमेंट्स को थोड़ा स्पीड में कर पाएंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर आगे हाथ में बैंड को पकड़ के सीधा हाथ रख के हमने स्विचिंग ड्रिल्स करी थी। इसमें हमें कोशिश करना है कि हम हमारे कोर को स्टेबल रख पाएँ, और ट्राई करना है कि जो बैंड है वो हमारे हाथ को अंदर खींच ना पाए। एथलीट्स को थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी ये वाली एक्सरसाइज, तो जितना आप दूर जाते जाओगे उतना मुश्किल होता जाएगा। तो अगर आपको ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो आप थोड़ा सा पास में आके भी एक्सरसाइज को कर सकते हो। इसके बाद हमने सिंगल लेग हाई नी करी थी बैंड के साथ में। इसके बाद 12 मार्च को हम स्टेप अप जंप्स करेंगे लंजेस की पोजीशन पे आके। यहाँ पे जो एथलीट है जैसे लंजेस करते हैं वैसे बैठ जाएगा, पीछे वाले पैर को वो आगे लेके आएगा और उसी स्टेयर पे रखेगा। लेकिन इसके बाद में जो पीछे वाला पैर है उसको अगले सीढ़ी के ऊपर रखेगा और वहीं पे पैर रख के उसे स्टेप अप की तरह जंप्स करना है। अपने लेग्स की कॉन्सेंट्रिक पावर बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, और अगर कोई एथलीट लॉन्ग जंप करता है तो उसके लिए भी ये मतलब टेक्निक को इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करेगी। इसके बाद हमें स्टेयर्स पे साइड में स्विच करते हुए जाना था। लंजेस की पोजीशन पे आ जाएंगे और स्विच करके अगली सीढ़ी पे दूसरा पैर आगे आ जाएगा और जो आगे था वो पीछे चले जाएगा। इसके बाद में रिवर्स जंप्स करते हुए हम ऊपर तक गए थे, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लंजेस की पोजीशन पे आ जाएंगे और आगे वाले पैर को अगली सीढ़ी के ऊपर रखेंगे और वहीं पे पैर रख के उससे हमें स्टेप अप की तरह जंप्स करना है सिंगल लेग से। और ये एक्सरसाइज मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। अगर आपके हिप के अंदर मोबिलिटी नहीं अच्छी तो आप ये एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर हिप के अंदर मोबिलिटी है तो आप ये एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करना। अगर आप ऊपर तक करते हुए इसको जाओगे तो मतलब आपके थाइज अच्छे खासे बढ़ जाएंगे। इसके बाद हमें नीलिंग टू स्क्वाट जंप्स करनी थी। घुटने पे हम बैठ जाएंगे और जंप करके स्क्वाट की पोजीशन पे आएंगे और वहीं से एक स्ट्रेट लेग बॉक्स जंप करना है। ये एक्सरसाइज भी आपके रेट ऑफ फोर्स डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए अच्छी है। फिर थोड़ी देर बाद हमने इसी का सिंगल लेग वाला वेरिएशन भी किया था, जहाँ पे हम जंप करके एक पैर को रखेंगे और उस एक पैर से जंप करेंगे। फिर ऊपर से नीचे हम ड्रॉप करते हुए आएंगे, हमें नीचे गिरना है और उसी पोजीशन को होल्ड करना है, फिर नीचे आना है। नीचे ड्रॉप करके हमें तुरंत खड़ा नहीं होना है, उस पोजीशन को हल्का सा होल्ड कर करके आना था। इसके बाद में हमने बैंड के साथ स्टेयर्स पे हॉप किए थे। इसमें ऐसे जरूरी नहीं कि आपको एक सीढ़ी या 2 सीढ़ी छोड़ के आना है। अब हमें ट्राई करना था कि हम ऊपर तक कम से कम स्टेप्स में पहुंच पाएँ, तो एथलीट्स को अच्छे से हॉप में एफर्ट लगाना था। इसमें जितने हो सके उतने कम स्टेप्स में कंप्लीट करना है। अब जो पीछे पार्टनर है उसको भी ऐसे नहीं करना है कि मतलब बैंड को पकड़ के एकदम खड़ा ही हो गया, उसको आगे जाने नहीं दे रहा। वो भी मतलब बैंड को नॉर्मल स्ट्रेच पे रख रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसे टाइट नहीं खींच के रख रहा था। फिर एथलीट्स को बॉक्स के ऊपर से ड्रॉप करके सिंगल लेग हॉप करना था। एथलीट बॉक्स के ऊपर एक पैर पे खड़े हो जाएगा और उसी पैर को आगे रखेगा और वहीं से हॉप करेगा। अब एथलीट बॉक्स के ऊपर से गिर के हॉप कर रहा है तो ज़्यादा शॉक आएगा उसके लेग्स पे, और फिर जब ट्रेनिंग पे वो शॉक हट जाएगा, मतलब जब वो नॉर्मल सरफेस पे करेगा तो वो ज़्यादा अच्छे से अडेप्ट हो जाएगी उसकी बॉडी नॉर्मल सरफेस पे, वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा उन चीज़ों को। अब इसके बाद 13 तारीख को हमने एक्टिवेशन नहीं किया था, वो इसलिए क्योंकि जैसे 14 तारीख को होली है तो 14 को हमने पूरे दिन भर का रेस्ट रख दिया था। अब लेकिन 14 का जो वर्कआउट है वो स्किप हो जाएगा काफ़ी सारे एथलीट्स का, तो हमने जो 14 का वर्कआउट है वो 15 को शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब 15 को भी ज़्यादातर एथलीट्स का सर्किट वाला वर्कआउट था, तो हमने डिसाइड किया कि 13 तारीख को हम लोग एक्टिवेशन नहीं करेंगे, सीधे 13 तारीख का मेन वर्कआउट कर लेंगे और मेन वर्कआउट हो जाने के बाद एक सर्किट करेंगे जो 15 तारीख को हम करने वाले थे। तो इसलिए 13 तारीख को हमने एक्टिवेशन नहीं किया, 14 को होली थी और फिर 15 को भी हमने नॉर्मल एक्टिवेशन किया था, बहुत ज़्यादा हैवी एक्टिवेशन नहीं किया था।
तो ये लास्ट के 2-3 दिन हमने थोड़ा एक्टिवेशन कम कर दिया ताकि एथलीट की बॉडी पे ज़्यादा लोड ना रहे, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइजेस, इतना ज़्यादा वॉल्यूम में ट्रेनिंग करने से। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो लास्ट वाला वीक है उसमें एथलीट अपना जो मेन वर्कआउट है उस पर ज़्यादा फोकस करें। उनके अगर मेन वर्कआउट के कुछ टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं तो वो उस चीज़ को करने पर ध्यान दें। और अगर उनकी बॉडी पे ज़्यादा लोड रहेगा, ज़्यादा हैवी एक्टिवेशन करने की वजह से, तो वो अपने मेन वर्कआउट्स को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो मोटा मोटा आपने एक्टिवेशन देख लिया होगा। लास्ट वीक में भी मतलब थोड़ा बहुत यही रहेगा, पर इसकी वॉल्यूम हम काफ़ी ज़्यादा कम कर देंगे। इतना ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं करेंगे, उतनी ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं करेंगे जितने इस पहले और दूसरे हफ्ते में हमने करी थी। एथलीट्स का हमने वर्कआउट कैसे बनाया था वो आपने देख लिया, एक्टिवेशन में क्या क्या एक्सरसाइज करी थी वो देख लिया। अब एथलीट्स का मेन वर्कआउट कैसे गया, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आए वो हम देखते हैं। अब लास्ट वाला टेस्ट इन सब एथलीट्स ने दिया था। इनमें से हम लोग बारी बारी एक एक एथलीट की ट्रेनिंग को देखते हैं कि उनने कैसे ट्रेनिंग किया, क्या क्या उनके मतलब ट्रेनिंग में दिक्कतें आई और कैसे उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया। सबसे पहले आयुष का देखते हैं। इसका 100 मीटर में टाइम आया था 11.33 और इसका 200 मीटर का टाइम आया था 23.20 इलेक्ट्रॉनिक था। अब जो आयुष है इसका मेन इवेंट है 200 मीटर। इसका 100 मीटर का ट्रायल हमने सिर्फ इसलिए लिया था ताकि हमें ये पता चल जाए कि उसकी स्पीड कैसी है। हमें पता चल गया कि उसकी स्पीड कितनी है 100 मीटर के ट्रायल से। अब उसके हिसाब से उसका जो 200 मीटर का टाइम है वो आना चाहिए था 22.65 के आसपास। तो अब उसका लेकिन 200 मीटर का टाइम ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर स्पीड है लेकिन उसकी स्पीड एंड्योरेंस अच्छी नहीं है। तो इसलिए उसका हमने एक स्पीड एंड्योरेंस वाले 2 सेशन रखे थे। आयुष का दिन का सिर्फ एक ही सेशन हो रहा था इस पूरे महीने और इसके स्पीड एंड्योरेंस के 2 सेशन थे। एक था ट्यूसडे के दिन और एक था थर्सडे के दिन। अब ट्यूसडे और थर्सडे दोनों दिन इसको 4 रेपिटेशन लगानी थी फुल रिकवरी पे। जितना रेस्ट लेना उतना रेस्ट ले सकते हैं। अब वो रेपिटेशन कैसे थी, सबसे पहले हमें लगानी थी 100 मीटर और हर एक रेपिटेशन का एक टारगेट था। जैसे 100 मीटर का टारगेट था 11.25, 120 मीटर का टारगेट था 13.50, 140 का टारगेट था 15.75। तो ऐसे हर एक डिस्टेंस का ये टारगेट था। अब इसको 4 रेपिटेशन कैसे लगानी है, स्टार्ट हम 100 मीटर से करेंगे। जैसे जैसे हमारा उस रेपिटेशन का टारगेट अचीव होता जाएगा हम डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए ट्यूसडे को इसका पहला स्पीड एंड्योरेंस का टेस्ट था, मतलब पहला स्पीड एंड्योरेंस का सेशन था। तो ये इसको 4 रेपिटेशन लगानी है। पहली रेपिटेशन लगाएगा ये 100 मीटर की। अगर पहली रेपिटेशन 100 मीटर की 11.25 से कम आ गई तो हम अगली रेपिटेशन सीधे 120 मीटर लगाएंगे। लेकिन अगर 11.25 से कम नहीं आ रहा है तो फिर हमें फिर से 100 मीटर लगानी पड़ेगी। सेम ऐसे ही जैसे जैसे हमारा टारगेट अचीव होता जाएगा हम रेपिटेशन का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। और मान लो इसने पहले सेशन में चौथी रेपिटेशन में 150 मीटर का भी टारगेट अचीव कर लिया। अब इसके बाद अगला जो ये सेम स्पीड एंड्योरेंस वाला सेशन आएगा तब हम फिर से 100 मीटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम वहीं से 150 मीटर से ही स्टार्ट करेंगे। पहले सेशन में पहली रेपिटेशन में ही 100 मीटर का टाइम आ गया 11.24। ठीक, तो जब जो अपना टारगेट था उससे कम टाइम आ गया। अब इसको अगली रेपिटेशन लगानी थी 120 मीटर की। 120 मीटर में इसका टाइम आया 13.34, तो ये वाली रेपिटेशन भी उसकी काउंट हो गई। तीसरी रेपिटेशन लगाई थी 140 मीटर जिसका टाइम आया था 15.90, लेकिन 140 का टारगेट था 15.75, तो ये काउंट नहीं होगी। इसके बाद हमने एक और रेपिटेशन लगाई, उसमें टाइम आया था 15.57, तो अब ये चौथे वाली रेपिटेशन काउंट हो गई। तो इसका जो पहला सेशन था उसमें इसने 100 मीटर, 120 मीटर और 140 मीटर तीनों के अपने टारगेट अचीव कर लिए थे। ट्यूसडे के बाद में थर्सडे को सेम यही सेशन था। इसमें भी हमने पहले 140 मीटर से स्टार्ट किया था। 140 में इसका टाइम आया पहली रेपिटेशन में 16.04, तो ये टारगेट के ऊपर थी। अब हमें फिर से 140 लगानी पड़ेगी। दूसरी रेपिटेशन में टाइम आया 15.75, तो ये रेपिटेशन काउंट हो गई। इसके बाद हमने लगाई 150 मीटर जिसका टाइम आया 16.85 और ये काउंट हो गई। तो हमने फिर 160 की लगाई जिसका टाइम आया 18.25, तो ये 160 मीटर की रेपिटेशन काउंट नहीं हुई। तो ये पहला हफ्ता खत्म हो गया। इसके बाद सेकंड वीक में हमने फिर से 160 मीटर स्टार्ट किया जिसका टाइम आया था 18.57, 18.48 और 18.86। जो सेकंड वीक का पहला स्पीड एंड्योरेंस सेशन था ये उतना अच्छा नहीं गया जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इसमें एक भी टारगेट अचीव नहीं हो पाया। इसके बाद थर्सडे का सेशन आयुष ने किया नहीं था। अब वो मुझे ध्यान भी नहीं है कि क्यों नहीं किया, क्योंकि अब ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। आज की डेट है 7 मार्च। तो वैसे तो मेरे को ये सब चीज़ें पहले करनी चाहिए थी, लेकिन लास्ट में मैं काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गया था ये कंटेंट क्रिएशन में, क्योंकि मेरे को एक बार वापस घर पे जाना पड़ गया था। भोपाल कुछ काम थे वहाँ पे, और अकेडमी में भी एकदम से काफ़ी सारे एथलीट्स ने ज्वाइन कर लिया था, तो काफ़ी बिजी हो गया था अकेडमी के मैनेजमेंट में। तो ये वीडियोज़ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया बीच में, और अब मैं लास्ट में कर रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि क्या हुआ, किस एथलीट ने कैसे क्या किया था। फिर भी जितना मेरे को याद आ रहा है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद आयुष ने लास्ट वीक में दोनों सेशन किए थे, जिसमें ट्यूसडे के दिन उसका 160 मीटर का टाइम आया 18.27, फिर 18.15, फिर 17.96। तो जैसे जैसे रेपिटेशन का डिस्टेंस बढ़ते जा रहा था वो टाइम अचीव
अचीव करना मुश्किल हो रहा था। 100 मीटर फटाक से अचीव हो गया, 120 भी आसानी से हो गया, 140 भी इजी हो गया, 150 थोड़ा मुश्किल था। वैसे ही 160 काफी मुश्किल हो गया था, बहुत रेपिटेशन लगानी पड़ी, तब जाके एक रेपिटेशन काउंट हुई थी। फिर इसके बाद में 170 मीटर की लास्ट रेपिटेशन लगाई, उसका टाइम आया 19.22 सेकंड। फिर इसके बाद लास्ट सेशन था थर्सडे के दिन, जिसमें हमने 170 की रेपिटेशन लगाई। पहली आई 1964, फिर 1927, फिर 1911। यहाँ पे भी 170 मीटर 3 रेपिटेशन के बाद काउंट हुआ। इसके बाद 180 मीटर लगाई, जिसका टाइम आया 20.23, और ये 180 मीटर एक बार में ही काउंट हो गई थी। और ये स्पीड एंड्योरेंस के इन सेशन ने आयुष को काफी ज्यादा हेल्प किया, क्योंकि इसका पिछले महीने टाइम आया था 23.20। और जो ये मार्च वाला हमने लास्ट में टेस्ट लिया था, उसमें उसने 100 मीटर का ट्रायल तो नहीं दिया, लेकिन जो 200 मीटर का ट्रायल था उसमें उसका टाइम आया 22.55 सेकंड्स। और इस एथलीट की ये मतलब परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई, ये देख के मेरे को सबसे ज्यादा खुशी हुई, क्योंकि मतलब आयुष है लास्ट ईयर आया था मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए, अगस्त या सितंबर के टाइम पे आया था। उस टाइम पे इसका इलेक्ट्रॉनिक टाइम लिया था, तो तब आया था 23.1617 इसके आसपास कुछ था। और इतना ज्यादा टाइम के बाद अभी फरवरी के स्टार्टिंग में भी इतना ही आ रहा था, 23.20 आ रहा था। एक बार भी इसका टाइम 23 से कम नहीं आया था। वो इसलिए क्योंकि हमारा पूरा स्टार्टिंग से फोकस था कि हम पहले स्पीड बना ले, एक बार बॉडी में स्पीड आ जाएगी फिर हम स्पीड एंड्योरेंस पे ध्यान देंगे। तो अब इतने टाइम तक हमारा पूरा फोकस सिर्फ स्पीड बनाने पे था, तो और इस महीने हमने सिर्फ स्पीड एंड्योरेंस पे ध्यान दिया, तो एक बार में एक झटके से ही कितना ज्यादा टाइम उसका कम हो गया था। नहीं तो काफी बार क्या होता है, एथलीट्स के अंदर पेशेंस नहीं रहता। जैसे मतलब मैंने तो आयुष को अच्छे से समझा दिया था कि हम पहले स्पीड बनाएंगे फिर एंड्योरेंस के लिए काम करेंगे, लेकिन वो जो प्लान है उसको फॉलो करना ही मुश्किल रहता है। क्योंकि अब हर महीने अगर आयुष दौड़ रहा है, उसका टाइम सेम आ रहा है, 200 मीटर का टाइम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो पेशेंस रखना बहुत मुश्किल रहता है एथलीट्स के लिए इस केस में। लेकिन फिर भी उसने मतलब अच्छे से ट्रस्ट किया, वर्कआउट को अच्छे से किया, जो स्पीड सेशंस थे उनको अच्छे से किया। हमने अलग अलग फेज करे थे, पहले हाइपरट्रोफी का फेज था, फिर स्ट्रेंथ का फेज था। एक्सेलरेशन के लिए हमने 2-3 महीने लगा दिए थे कि एक्सेलरेशन अच्छा हो जाए, और तब जाके उसकी स्पीड डेवलप की। और फिर हमने लास्ट में जाके सिर्फ 200 मीटर का स्पेसिफिक वर्कआउट किया, स्पीड एंड्योरेंस के लिए ट्रेनिंग करी, तब जाके उसका टाइम एकदम से कम हो गया। नहीं तो बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, शुरू से ही स्पीड एंड्योरेंस पे ध्यान देते रहते हैं, जिसकी वजह से वो मेहनत तो बहुत करते हैं, वर्कआउट में एफर्ट पूरा लगाते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट मिल नहीं पाते क्योंकि वो स्पीड डेवलप नहीं कर रहे हैं। जो रोशन का टाइम है वो पिछले महीने 11.57 आया था, और इस बार आया 11.17, 40 पल्स कम हो गए। हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसको वो हैमस्ट्रिंग में पेन था, इसलिए वो पिछला वाला टेस्ट उनको अच्छे से नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी अभी तक का यहाँ का बेस्ट है उसका। मनदीप को हिप के अंदर पेन हो रहा था, इसलिए उसने ट्रायल नहीं दिया। एक दिन हम कोई जंप वाली ड्रिल कर रहे थे, तो उसका हिप थोड़ा खिंच गया था, जिसकी वजह से वो पूरे महीने का वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाया। लेकिन लास्ट में कुछ एक्सरसाइजेस हमने ऐसे डिस्कवर कर ली, तो वो एक्सरसाइज करके उसको आराम मिल रहा था। तो अभी काफी हद तक उसका पेन ठीक हो चुका है। अगले महीने से वो मतलब फिर से नॉर्मल अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देगा। प्रांजल अपने एग्जाम्स देने के लिए घर चले गया था। अमित का टाइम इंप्रूव होके आ गया 11.97 सेकेंड्स, और जो ये अमित है इसका और इंप्रूवमेंट आ सकता था, लेकिन ये मतलब मेंटली उस दिन उतना पुश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि हमने जो ये इवेंट वाला ट्रायल लिया था ये वेडनेसडे के दिन लिया था। वैसे तो हमें सैटरडे को लेना था, लेकिन हमने वेडनेसडे को लिया था क्योंकि मुझे घर पे जाना पड़ रहा था। तो वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे के दिन हमने 60 मीटर का ट्रायल लिया था। तो जो 60 मीटर का ट्रायल था वो अमित का काफी खराब गया था, 60 मीटर अच्छा नहीं गया। अगले दिन हमें 100 मीटर दौड़ना, तो काफी सारे एथलीट्स डिमोटिवेटेड हो जाते कि आज का टाइम अच्छा नहीं आया, कल कैसे अच्छा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, मतलब हो सकता है कि आपकी बॉडी आज अच्छी नहीं चल रही लेकिन कल अच्छी चल जाएगी। तो सेम वैसे अमित के साथ था, उसका 60 मीटर ट्रायल अच्छा नहीं गया, लेकिन जो उसका 100 मीटर था अगले दिन अच्छा चला गया। लेकिन जो वो माइंडसेट था वो उसमें भी मतलब खराब माइंडसेट के साथ ही आया था कि नहीं लग पाएगी, अच्छा नहीं लगा पाऊंगा। उसके जो रूममेट्स थे वो भी बता रहे थे कि ये सुबह से मतलब उतना ज्यादा एनर्जेटिक नहीं लग रहा था, ऐसे लग नहीं रहा था कि अपना बेस्ट देने जा रहा है। तो अगर ये अपना वैसा माइंडसेट अच्छा करके आता, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट लेके आता कि हाँ मेरे को आज अपना बेस्ट देना है, तो ये इससे भी कम ले आता। एथलीट 3 ने भी आज बहुत अच्छा किया, उसका टाइम आया था 11.93 सेकंड्स। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि इस एथलीट की स्ट्राइड लेंथ काफी ज्यादा है, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे काफी ज्यादा है। इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत स्लो स्टेप्स लेता है। तो इसके पूरे वर्कआउट में हमने वो ड्रिल्स ऐड करी थी जिसमें फास्ट अपने लेग्स को लिफ्ट कर रहा है, फास्ट नीचे रख रहा है, मतलब सारी ड्रिल्स का फोकस था स्ट्राइड की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने के लिए। तो उसका इसको बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। बाकी इसको मेंटली भी थोड़ा मैंने इस बार काफी पुश किया, क्योंकि काफी टाइम से अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा था, बहुत ढीला एफर्ट लगाता था, मन नहीं लगाता था चीजों में। तो इसको 3-4 बार अच्छे से समझाया मैंने, बहुत बार डांटा भी कि मतलब अगर तुम एफर्ट नहीं लगाओगे तो कोई मतलब नहीं है स्पोर्ट्स करने का। इसको ये भी बोल दिया था कि मतलब अगर नहीं करना, अच्छे से नहीं करना तो फिर छोड़ दो, क्यों फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। कुछ चीजें इसको थोड़ा बहुत हर्ट करी होगी, थोड़ा चेंज किया होगा इसको। तो इसने इस महीने अच्छे से कंसिस्टेंट रह के वर्कआउट बहुत अच्छे से किया, डाइट पे भी इस बार इसने अच्छे से ध्यान दिया, तो इसका इंप्रूवमेंट इस बार काफी अच्छा आ गया है। बाकी जो राहुल है, राहुल एग्जाम देने के लिए घर पे चले गया। बाकी प्रतीक है, प्रतीक का भी इंप्रूवमेंट आ गया, इसका 13.13 से 12.95 आया। और जो साजन है उसने ट्रायल ही नहीं दिया, मतलब उसने पूरे टाइम उसने वर्कआउट ही नहीं किया था अच्छे से। मन काफी ज्यादा उसका भटक रहा है, कभी बोल रहा है कि मतलब मेरे को वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग करनी है। ट्रैक का वर्कआउट तो छोड़ ही दिया उसने, मतलब बॉडी बिल्डिंग
मॉडलिंग टाइप का उसका मन करने लग गया। तो मन काफ़ी ज़्यादा उसका डिस्ट्रैक्टेड था, ट्रेनिंग में उसने मतलब ध्यान नहीं दिया, जैसे 100 मीटर का वर्कआउट जो था किया ही नहीं उसने, तो उसने लास्ट में ट्रायल भी नहीं दिया, घर पे ही चले गया था वो। तो फिर जो शमशाद है वो एक दिन हर्डल पे टेक ऑफ ड्रिल्स कर रहा था, उस टाइम पे उसके नी में जर्क आ गया था, तो काफ़ी पेन बढ़ गया था, तो इसलिए उसने भी ट्रायल नहीं दिया। क्रेश की जंप 650 से 656 हो गई थी, लेकिन इस बार उसने शायद थोड़ा सा छोटा रनअप लिया था, 2 या 3 स्टेप कम लिए थे उसने। करण की जंप पिछली बार आई थी 635, इस बार आई 590। अब जो करण ने वर्कआउट बिल्कुल अच्छे से नहीं किया, मतलब उसके कुछ सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि हर्डल पे टेक ऑफ ड्रिल्स करनी थी हमको, उसके अंदर स्पीड बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड है, इतनी स्पीड से 7 मीटर आराम से हम जंप कर सकते हैं। लेकिन बस दिक्कत ये है कि वो टेक ऑफ नहीं कर पाता अच्छे से। स्ट्रेंथ भी अच्छी है, हॉप बाउंड भी अच्छा कर लेता है, मतलब वो हॉरिजॉन्टल फोर्स बहुत अच्छा लगा लेता है, लेकिन उसका वर्टिकल फोर्स उतना अच्छा नहीं है। तो उसके लिए हमने बहुत सारी टेक ऑफ ड्रिल्स ऐड करी थी उसके वर्कआउट में, जिसको उतने अच्छे से उसने करी नहीं। जो जंप्स के सेशन थे फ्लाइट वाले, उसमें भी उसने पूरा एफर्ट नहीं लगाया, और एफर्ट ना लगाने का वो एक रीज़न ये भी बता रहा था कि उसको शिन पेन हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। बाकी मतलब उसको जब वो ट्रेनिंग करता तो मेरे को देख के ऐसा लगा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियसली कर रहा है, उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो अपने जंप्स में एफर्ट लगाता थोड़ा तो उसको ज़रूर इंप्रूवमेंट दिखता। बाकी एथलीट 9 है, उसका 582 आई थी पिछली बार जंप, इस बार आई 574, लेकिन पिछली बार उसने शायद से फुल रनअप यूज़ किया था, इस बार उसने सिर्फ 11 स्टेप या 13 स्टेप यूज़ किए थे, याद नहीं। अगर 11 स्टेप से 574 आई तब तो वो अच्छी जंप है। शुभम भी अपने 12th के एग्जाम देने के लिए घर पे चले गया था। 400 मीटर में जो एथलीट 6 है, इसने पूरे महीने वर्कआउट नहीं किया क्योंकि इसकी तबीयत अच्छी नहीं थी, इसको टाइफाइड हो गया था, तो घर पे गया था तो वर्कआउट नहीं किया था, लेकिन एंड में टेस्ट देने के टाइम पे आ गया था, और इसका टाइम आया 51.34 सेकंड्स। इसके साथ में जो चंदन था उसका भी सेम यही टाइम आया, दोनों ने एक साथ फिनिश किया था। एथलीट 6 तो वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाया, लेकिन चंदन ने अच्छे से वर्कआउट किया था। और जो चंदन है, इसके भी जो सेशंस थे वो आयुष के जैसे थे, इसको भी 2 दिन स्पीड एंड्योरेंस वाला वर्कआउट करना था, क्योंकि इसका 60 मीटर अच्छा है, और इसके 60 मीटर के हिसाब से ये 200 मीटर और अच्छी लगा सकता है। तो हमारा इस महीने का फोकस था कि हम पहले 200 मीटर के टाइम को अच्छा कर लें, एक बार 200 मीटर का टाइम अच्छा हो जाएगा तब हम 400 को और इम्प्रूव कर पाएंगे, फिर तो हमें बस एंड्योरेंस पे ध्यान देना है। तो इसने भी अपने सेशंस काफ़ी अच्छे से किए, हर सेशन में अपने टारगेट को अचीव करते गया। बाकी एथलीट 8, प्रांशु और दिव्या, इन तीनों ने टेस्ट नहीं दिया। निशांत होली बनाने के लिए घर पे चले गया था, फिर काफ़ी कई दिन बाद आया, उसने पूरे महीने वर्कआउट ही नहीं किया अच्छे से, घर पे भी गया था तो ये बस वेट ट्रेनिंग वाले सेशंस कर पा रहा था। वापस आया तो इसका हमने ट्रायल लिया था, वो आया 24.47। दिव्या का 200 मीटर का ट्रायल हमने लिया था, वो आया था 28.01। जो सुनील है उसका 800 मीटर का टाइम आया 2.32, लेकिन सेम सुनील का भी इस महीने का हमारा फोकस था 400 मीटर के टाइम को इम्प्रूव करना। तो हुआ क्या, इसको 400 मीटर का ट्रायल ही देना था, लेकिन मैं चाहता कि एक बार 800 का भी चेक कर ले। तो इसको मैंने बोला कि तुम 400 मीटर का ही ट्रायल दो, 400 मीटर तुम्हें ऑल आउट दौड़नी है, जैसे सिर्फ 400 मीटर मतलब स्पेसिफिक करते वैसे ही, लेकिन उसके बाद में तुम्हें रुकना नहीं है, एक राउंड और कंप्लीट कर देना जैसे तैसे करके। तो उसमें उसका पहला राउंड आया था 1 मिनट 1 सेकंड का, फिर उसने अगला राउंड लगाया 1 मिनट 31 सेकंड का। अब जो 1 मार्च का ट्रायल था वो टोटल 9 एथलीट्स ने दिया था, और उनका एवरेज टाइम है 12.33, तो यहाँ पे ये एवरेज पिछली बार से अच्छा हो गया है। इसके बाद 200 मीटर का ट्रायल 3 एथलीट्स ने दिया, और उनका एवरेज था 25.46। 200 मीटर का ग्रुप भी पिछली बार से अच्छा हुआ है। 400 मीटर का ट्रायल 5 एथलीट्स ने दिया, और उनका एवरेज आया 58.17, तो 400 मीटर का ग्रुप थोड़ा सा पिछली बार से खराब हुआ है। लॉन्ग जंप में 5 एथलीट्स ने ट्रायल दिया, और सबका एवरेज आया 6.21 सेकेंड्स। लॉन्ग जंप का ग्रुप पिछली बार से अच्छा हुआ है। और 800 मीटर का ट्रायल 1 एथलीट ने दिया, उसका एवरेज आया 138 सेकेंड। तो 800 मीटर का पहली बार किसी एथलीट ने ट्रायल दिया है। इसके बाद सिर्फ 4 ऐसे एथलीट्स थे जिन्होंने मार्च के स्टार्ट और एंड दोनों के ट्रायल दिए थे, रोशन, अमित, एथलीट 3 और प्रतीक, और इनमें से सभी का इंप्रूवमेंट हुआ है। रोशन के 40 पल्स कम हुए हैं, अमित के 29, एथलीट 3 के 54, तो ऑन एवरेज एक एथलीट के 35 पल्स कम हुए हैं। तो जो ये प्रोग्रेस वाला टेबल था इसमें हम ये डेटा को डाल देते हैं, इन सब का हम टोटल कर लेंगे कि सबका कितना इंप्रूवमेंट आया। जैसे रोशन के 40 पल्स आए, फिर अमित के 29 पल्स आए, तो ऐड करते जाएंगे, 69 हो गया, फिर 54 प्लस कर देंगे, फिर 18 प्लस कर देंगे। तो हमने इन 4 एथलीट के 1.41 सेकंड्स कम करे हैं। तो मार्च में हमने 4 एथलीट्स के 1.41 सेकंड्स कम करे हैं, तो एवरेज इंप्रूवमेंट आ जाएगा ये 0.35 सेकंड्स। तो मतलब फरवरी में एथलीट्स का जितना इंप्रूवमेंट आया था उससे ज़्यादा इंप्रूवमेंट अभी मार्च के टाइम आया है। 200 मीटर का देखेंगे तो आयुष, निशांत, दिव्या तीनों का इंप्रूवमेंट आया है। आयुष के 65 पल्स कम हुए हैं, निशांत के 41 और दिव्या के 29। इन सब का टोटल हम करेंगे तो हमने 3 एथलीट्स का मिला के 1.35 सेकंड्स कम करा है। प्रोग्रेस टैब में हम इसे डाल देते हैं। 3 एथलीट्स के हमने 1.35 सेकंड्स कम करें तो ये एवरेज आ जाएगा 0.45 सेकंड। तो 200 मीटर में भी एथलीट्स को पिछले महीने से ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखा है। सेम ऐसे ही अगर हम 400 मीटर को देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 एथलीट ऐसे थे जिन्होंने दोनों ट्रायल दिए थे और इन दोनों का इंप्रूवमेंट हुआ है। एथलीट 6 के 99 पल्स कम हुए हैं और चंदन का 1.5 सेकंड कम हुआ है। टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2.51 सेकंड्स, मतलब हमने 2 एथलीट के 2.5 सेकंड कम किए हैं। ये भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2 एथलीट के 2.51 सेकंड्स।
एवरेज निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। वहीं पे जो लॉन्ग जंप एथलीट्स थे उनके 47 सेंटीमीटर कम हो गए हैं। क्रिश के बस 6 सेंटीमीटर बढ़े थे। करण की जंप 45 सेंटीमीटर कम हुई है और जो एथलीट 9 है उसकी जंप 8 सेंटीमीटर कम हुई है। तीनों का अगर हम जोड़ देंगे तो हमने 3 एथलीट्स की लॉन्ग जंप को 0.47 सेंटीमीटर से कम कर दिया था। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। 3 एथलीट्स के 47 सेंटीमीटर कम हो गए हैं तो ये एवरेज हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो इस महीने ओवरऑल 100, 200, 400 मीटर सभी एथलीट्स का वर्कआउट काफ़ी अच्छे से हुआ। बस लॉन्ग जंप एथलीट्स में कुछ दिक्कत आई, उनका जंप का डिस्टेंस नहीं बढ़ पाया और इस चीज़ को अगले महीने हम सुधारने की कोशिश करेंगे। हम ट्राई करेंगे कि लॉन्ग जंप एथलीट्स का भी थोड़ा इंप्रूवमेंट आए। ये वीडियो में मैं जितनी चीज़ें शेयर करना चाह रहा था उतना नहीं कर पाया। लास्ट में चीज़ें काफ़ी ज़्यादा छूटने लग गई थी मेरे से भी, लेकिन ट्राई करूँगा कि अगले एपिसोड में आपको थोड़ा और डिटेल में चीज़ें शेयर कर पाऊँ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस अच्छी लग रही है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब हम अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।